ठीक है। तो वेलकम फ्रेंड्स टुडे संडे इवनिंग सेशन। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है क्लासिकल मशीन लर्निंग का। तो इसमें हम लोग करेंगे कि हम लोग अलग अलग तरह के जो मॉडल बनाते हैं उनका इवेल्यूशन किस तरह से किया जाए। मतलब अगर जैसे लीनियर रिग्रेशन है या फिर आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, आपने अलग अलग डाटा लेके या अलग अलग पैरामीटर लेके बहुत सारे मॉडल बना लिए, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मॉडल जो है वो हमको फाइनल प्रोडक्शन के लिए लेना है। तो ऐसी हम कुछ टेक्निक जो है आज सीखने वाले हैं। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग, इट इज मॉडल्स इवेल्युएशन एंड मॉडल सिलेक्शन। ठीक है ना, मशीन लर्निंग मॉडल इवेल्युएशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ सिंपल वाली टेक्निक देखेंगे। तो सिंपल वाली टेक्निक सबसे पहले अगर हम देखें तो हमेशा की तरह हम एक आर्टिकल से स्टडी करने वाले हैं। और एक सिंपल सी टेक्निक अगर मैं आपको बताऊं तो ये बंदा है स्टीव मुतुवी। स्टीव मुतुवी करके एक बंदा है, कोई समबडी फ्रॉम अफ्रीका। इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग मॉडल इवेल्युएशन। तो बहुत एलिमेंट्री मेथड्स इसने इसने बताई है। सो विद ड्यू क्रेडिट्स टू हिम, हम इसका आर्टिकल जो है हमारे हमारे जो है इसमें यूज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली टेक्निक इसमें जो ये बंदा ने बताई है वो है क्रॉस वैलिडेशन। तो क्रॉस वैलिडेशन मेरा ख्याल है आप कई बार कर चुके हैं। तो वही जो 5-fold क्रॉस वैलिडेशन या जो हम लोग करते हैं ना, तो क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन देखिए। तो इसने कुछ नहीं किया है, सबसे पहले डाटा सेट में इसने वही आरिस डाटा सेट को लोड किया है यहाँ पे। उससे जो है एक्स और वाई निकाल लिया, जिसे हमेशा निकालते हैं। एक्स वाई निकालने के बाद इसने टारगेट डाटा सेट बोल दिया 0.03 है, और सीड जो है इसने बोला 7 है। ये सीखने की बातें नहीं है, ये तो सब आपको आता है। सीखने की बात है, ये भी आपको आता ही है, पर फिर भी एक रिवीजन कर लेते हैं अपन। कि जैसे के फोल्ड है, तो के फोल्ड में अपन मॉडल सिलेक्शन हमने पहले इंपोर्ट किया था, ऊपर ऊपर इंपोर्ट किया है। और के फोल्ड मॉडल सिलेक्शन डॉट के फोल्ड एंड स्प्लिट इज इक्वल टू 10 मतलब आपका जो डाटा सेट है उसको 10 भागों में तोड़ो, और जो है रैंडम सीड इज इक्वल टू सीड। तो रैंडम सीड का आपको फंक्शनलिटी पता है कि भाई वही अगर हम इसको दोबारा रन करें तो हमारे रिजल्ट में कंसिस्टेंसी है और रिपीटेबिलिटी होना चाहिए, इसलिए हम जो है रैंडम सीड यूज करते हैं। तो ये रैंडम सीड इक्वल टू सीड है, तो सीड इज इक्वल टू 7 लिया है इसने। तो रैंडम सेट इक्वल टू 7 आप यहाँ डायरेक्टली भी दे सकते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इंस्टेंस बनाया और बोल रहा है कि स्कोरिंग जो करना है, मतलब जो मॉडल का इवेल्युएशन करना है वो एक्यूरेसी पैरामीटर पे करना है। अलग अलग पैरामीटर पे कर सकते हैं। तो यहाँ इसने स्कोरिंग जो किया है वो एक्यूरेसी पे किया है। एक्यूरेसी आपको पता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एक्यूरेसी कैसे निकाली जाती है। नहीं है तो थोड़ा आपको सर्च करना पड़ेगा कि एक्यूरेसी की मेजर जो है वो कैसे निकाला जाता है। फिर इसने क्या किया है, मॉडल सिलेक्शन डॉट क्रॉस वैलिडेशन स्कोर। उसने मॉडल लिया है। मॉडल मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन को जो इसने ऊपर इंस्टेंशिएट किया था वो ले लिया, एक्स वाई ले लिए। सीवी इज इक्वल टू के फोल्ड। के फोल्ड मतलब इसने जो ऊपर इंस्टेंशिएट किया था इसको ये ले लिया था, के फोल्ड ले लिए। और स्कोरिंग में अलग अलग पैरामीटर पे कर सकते हैं, तो स्कोरिंग जो है ये एक्यूरेसी पे कर रहा है। ठीक है ना। तो ये एक्यूरेसी प्रिंट कर रहा है। उसके बाद उसने जो है सिंपल एक्यूरेसी जो है रिजल्ट जो आए इसके रिजल्ट्स, तो इसके 10 रिजल्ट आएंगे आपके पास। 10 रिजल्ट इसलिए आएंगे, एक्यूरेसी के 10 स्कोर आएंगे। एक्यूरेसी के 10 स्कोर क्यों आएंगे, क्योंकि आपने डाटा सेट को 10 सेट में तोड़ा है। तो एक के फोल्ड को थोड़ा आपको, अगर ये क्लियर नहीं है तो आप थोड़ा के फोल्ड देखिए कि के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, कैसे हम एक को लेते हैं और मतलब एक को अब हम टेस्ट डाटा बनाते हैं और बचे हुए 9 को हम ट्रेन डाटा बनाते हैं। इस तरह से मतलब किस तरह से हम लेते हैं। तो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन थोड़ा देखिए, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो इस तरह से जो आपको है ना एक्यूरेसी के 10 स्कोर मिलेंगे, क्योंकि ये जो है हमने 10 भागों में तोड़ा है इसको। तो 10 स्कोर जब मिले आपको, तो हम जब एक्यूरेसी का स्कोर कैसे निकालते हैं, तो रिजल्ट मतलब ये क्या है, इसका मीन निकाल लिया है उसने। और क्या, रिजल्ट डॉट मीन, मीन निकाल लिया 10 का मीन निकाल के इंटू 100 कर दिया। ठीक है ना। अब उसने वही चीज मतलब उसने वही चीज जो है एक्स वाई में तोड़ के बताई है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ये सब आपको पता ही है। और मॉडल फिट किया है। और उसके बाद जो है इससे कोई मतलब नहीं है। इससे इससे हमको नेवी हम छोड़ भी दें तो चलेगा। यहाँ तक से हमको मतलब है, ऊपर तक
जो इसने एक्यूरेसी कैसे निकाली है, टोटल एक्यूरेसी जो है रिजल्ट डॉट मीन से निकाली है, तो एक्यूरेसी इसकी टोटल एक्यूरेसी आ गई। ठीक है, तो ये एक मॉडल को इवेल्युएट करने का तरीका है। तो इसमें आप बोलेंगे स्पेशल क्या है, इसमें स्पेशल ये है कि मॉडल को हमने सिर्फ एक ही बार एक्यूरेसी नहीं निकाली है, मॉडल की हमने 10 बार एक्यूरेसी निकाली है। उसको 10 डाटा सेट को 10 भागों में तोड़ के जो है 10 बार उसकी एक्यूरेसी निकाली है। और उसके बाद जो हम फाइनल एक्यूरेसी जो हमारे काम के लिए ले रहे हैं कि हमारे मॉडल का एक्यूरेसी जैसे 88% है, तो हम जो ले रहे हैं वो 10 का मीन ले रहे हैं। तो मतलब ये तुक्का नहीं है कि भाई एक बार में मैंने निकाल दी और 88% आ गई, ऐसा नहीं है। मैंने 10 बार निकाली और 10 का मीन लिया है मैंने। तो ये मतलब ये एक बहुत पुख्ता और जिसको हम बोलते हैं ना कि बहुत 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 ही ऑथेंटिक मेथड है मॉडल को इवेल्युएट करने की, कि आप के फोर क्रॉस वैलिडेशन से कुछ एन स्प्लिट जो है 5 10 ले लो और उससे जो है सारी जो एक्यूरेसी आएगी रिजल्ट्स का मीन ले लो। तो इट इज ए वेरी ऑथेंटिक मेथड टू कैलकुलेट द ओवरऑल एक्यूरेसी। तो ये मॉडल इवेल्युएशन का एक मेथड हो गया। ठीक है, अब दूसरा मेथड ये है कि आप जो है कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो जब आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन बनाया था तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपने बनाया था, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है ये ऊपर कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है ऊपर इंपोर्ट किया था। ऊपर वाई टेस्ट मतलब जो आपका एक्चुअल टेस्ट है, एक्चुअल जो ग्राउंड ट्रूथ है, वो ग्राउंड ट्रूथ आप जो यहाँ दे रहे हैं, एक्चुअल जो एक्चुअल ट्रूथ है वो दे रहे हैं, और यहाँ प्रेडिक्शन दे रहे हैं, और यहाँ पे लेबल दे दिए, तो आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ जाता है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स के डिटेल में मैं नहीं जा रहा। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपका आ जाता है, क्योंकि ये मल्टी क्लास है इसलिए आपका मल्टी जो है ये जो है 3x3 मैट्रिक्स आ गए कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना के देखना भी मतलब एक आपका तरीका है मॉडल को इवेल्युएट करने का। तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना है, हम काफी डिटेल में पहले कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा। तो एक तरीका मैं आपको बताया कि जो है आप K4 क्रॉस वैलिडेशन से मीन एक्यूरेसी निकाल लो, या तो फिर आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाल लो। तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स में आपको पता चल जाएगा कि कितने जो है वो राइट क्लासिफाई हुए हैं और कितने रॉन्ग क्लासिफाई हुए हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालने का। दूसरा तरीका है कि आप जो है मतलब लॉग लॉस, लॉगरिथमिक लॉस ले लो। लॉगरिथमिक लॉस भी एक पैरामीटर होता है, जैसे एक्यूरेसी आपने ली थी ना, तो वहां पे लॉग लॉस ले सकते हो आप। तो लॉग लॉस मतलब क्या होता है कि logarithmic loss measures the performance of classification model where the prediction input is a probability of value between 0 and 1। तो अब मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा, पर ये लॉग लॉस भी आप एक ले सकते हैं। तो ये लॉग लॉस को आप इंपोर्ट कर लो, और ये जो यहाँ पे इसने लॉग लॉस कैलकुलेट किया। देखो लॉग लॉस कैलकुलेट करने का फंक्शन है, ग्राउंड ट्रूथ दे दिया वाई टेस्ट, और जो है ये प्रेडिक्शन दे दिया उसका। तो ये इसको जो है लॉग लॉस मिल गया। तो लॉग लॉस जो है टोटल प्रिंट कर रहा है। तो लॉग लॉस जो है आपका जो परफेक्ट मॉडल होता है उसका लॉग लॉस जो होता है वो 0 होता है। मतलब हमारा लॉग लॉस जितना कम से कम आया उतना हमारा मॉडल अच्छा होता है। तो ये एक एक्यूरेसी का मेजर हो गया। दूसरा एरिया अंडर द कर्व, एयूसी जो हमने बनाया था, एयूसी भी हम पढ़ चुके हैं कि भाई ये देखिए आपने एयूसी कर्व प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे हम जो है स्पेसिफिसिटी एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं सेंसिटिविटी लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर 1 माइनस स्पेसिफिसिटी लेते हैं। तो ये एयूसी कर्व हम बहुत डिटेल में जब हमने लॉग रिग्रेशन पढ़ा था तब, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा था तब बहुत डिटेल में कवर की थी। ये डॉटेड लाइन जो है वो मिनिमम परफॉर्मेंस है। तो ये जो एयूसी है ये बिटवीन 0.5 और 1 वेरी होती है। 1 अगर परफेक्ट मॉडल है तो एयूसी 1 होगा, और अगर आपका खराब मॉडल है तो एयूसी 0.5 के आसपास होगा। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू 0.5 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है एयूसी की। तो ये भी अगर आप एयूसी अगर भूल गए हैं तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लेसन देखिए, या एरिया अंडर द कर्व एयूसी को जरा सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा एयूसी क्या होता है। तो ये एक मेजर हो गया। फिर इसके अलावा एक एफ मेजर भी पता है आपको। एफ मेजर भी कैसे निकालते हैं आप? एफ मेजर जो है आप सब कुछ वही की है। F1 स्कोर जिसको बोलते हैं, तो F1 स्कोर भी आप डायरेक्ट एक मेथड है निकालने की। तो F1 स्कोर जो है
वाई टेस्ट और ग्राउंड ट्रूथ दे दिया आपने, मतलब ग्राउंड ट्रूथ का मतलब ये होता है कि जो हमारे एक्चुअल लेवल्स थे वो दे दिए, और यहाँ पे जो आपको प्रेडिक्टेड दे दिया, मतलब एक्चुअल ट्रूथ जो मिला था हमारे पास, जो एक्चुअल लेवल्स थे वो, और प्रेडिक्शन हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो F1 स्कोर जितना एक के पास होता है उतना मॉडल हमारा अच्छा होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो होगा आपके, ये ऊपर जो मैट्रिक्स देख रहे थे अपन, कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, लॉग लॉस है, AUC है, ये सब क्लासिफिकेशन टाइप के काम में आते हैं। मतलब मैं एक बार और बोलता हूँ, ये जो अपन मतलब एक्यूरेसी जो देख रहे थे अभी, ऊपर जो एक्यूरेसी देखी है अपन ने, एक्यूरेसी या फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स, या फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स, या फिर लॉग लॉस, या फिर AUC, या फिर जो हम देख रहे थे F1 मेजर जो हम देख रहे थे, ये सब क्लासिफिकेशन के लिए काम में आता है, क्लासिफिकेशन के लिए काम में आता है। तो इसी तरह से अगर हमारा रिग्रेशन का प्रॉब्लम है तो हम क्या क्या काम में, हम दो चीजें यूज करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर को MAE बोलते हैं, या फिर जो है RSME जो है, रूट मीन स्क्वायर एरर। तो ये दो जो है पैरामीटर हम यूज करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर और जो है RMSE मतलब रूट मीन स्क्वायर एरर। ये तो RMSE हो गया, और ये रूट मीन स्क्वायर एरर हो गया, ये जो है मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। ये मीन एब्सोल्यूट एरर और ये रूट मीन स्क्वायर एरर। तो इसके बारे में भी जब हम लीनियर रिग्रेशन करते थे तो हमने दोनों के बारे में डिस्कस किया है। और अगर आप इसको भूल चुके हैं तो फिर मैं आपको फिर वही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको अभी नोट कर लीजिए, मीन एब्सोल्यूट एरर इसको नोट कर लीजिए, और रूट मीन स्क्वायर एरर इसको नोट कर लीजिए। तो और थोड़ा गूगल करके देखिए, हर चीज जो है अभी ऐसे बताना आपको पॉसिबल नहीं। जो चीज हम कवर कर चुके हैं मैं आपको बोलूंगा कि आप गूगल करके देखिए, या जो अपने पुराने लेक्चर है वो देखिए। तो ये दो मेजर जो होते हैं, ये दो मेजर जो हैं हम मतलब हमारे रिग्रेशन के लिए एज ए मॉडल इवैल्यूएशन यूज करते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर रूट मीन स्क्वायर एरर, ये दोनों जितने कम से कम होंगे उतना हमारा मॉडल अच्छा होगा। तो ये देखिए, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाली है उसने, वही सबका वही फार्मूला है, मीन एब्सोल्यूट एरर एक्चुअल लेवल देना है और प्रेडिक्टेड लेवल देना है। और फिर जो है मीन स्क्वायर्ड एरर का भी एक अलग मेथड है जो हम ऊपर इंपोर्ट किए हैं। ये देखिए, मीन स्क्वायर्ड एरर हम इंपोर्ट किए हैं और ये मीन एब्सोल्यूट एरर को भी इंपोर्ट किए हैं। तो इसमें सिर्फ आपको क्या पास करना है, एक्चुअल लेवल और प्रेडिक्शन पास करना है। तो ये आपको कोड तो मिलेगा ही, तो आपको बाद में देखना पड़ेगा। तो मीन स्क्वायर्ड एरर का रूट निकाल लेंगे तो रूट मीन स्क्वायर एरर आ जाएगा। तो ये आपको एब्सोल्यूट एरर भी मिल गई और ये रूट मीन स्क्वायर एरर भी मिल गए। तो ये जितना कम से कम होगा, मतलब आपने 5 मॉडल बनाए हैं, वही लीनियर रिग्रेशन के आपने 5 मॉडल बनाए, तो आप कौन सा मॉडल चूज करेंगे जिसमें कि मीन एब्सोल्यूट एरर और रूट मीन स्क्वायर एरर ये जो है कम से कम हो। पांचों में जो इसकी सबसे कम होगी वो मॉडल सबसे अच्छा होगा। तो ये एक मेजर होगा। तो ये सिंपल मेजर है, मतलब ये सिंपल मेजर है जो हम पहले कर चुके हैं। ये सारे मेजर जितने हैं हम जो है ये पहले कर चुके हैं, और ये सारे का इसने कोड दिया हुआ है। तो ये असाइनमेंट नंबर 1 जो है हमारे उद्देश्य के लिए असाइनमेंट नंबर 1 ये है कि ये जितने भी अपन ने मॉडल पैरामीटर जो डिस्कस किए अभी, ये जो डिस्कस किए अभी सिंपल पैरामीटर, तो इसको है ना उसने जो ये देखिए उसका ये लिंक दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये लिंक उसने आयरिस डाटा सेट के लिए लगाया हुआ है। तो कोड सारा इस लिंक में दिया हुआ है। तो मैं उद्देश्य को यही असाइनमेंट दे रहा हूं कि इसको आप आयरिस डाटा सेट में ना यूज करके आप कोई अपने वाले, मतलब एक क्लासिफिकेशन का उठाइए डाटा सेट और एक जो है रिग्रेशन का डाटा सेट, ऐसे 2 डाटा सेट उठाइए और ये सारे के सारे जो इवेल्युएशन मेजर है इनको इम्प्लीमेंट करके बताइए। ठीक है ठीक सर। है ना, उद्देश्य सुन रहे हो आप? हाँ सर। तो ये मतलब आपको दो डाटा सेट लेना है, एक क्लासिफिकेशन का और एक रिग्रेशन का, और ये हाँ सारा सर। कोड जो है इसमें दिया हुआ है, और ये सारे मेजर जो है उसके लिए आप इम्प्लीमेंट करके बताइए। ठीक है सर। और अगर कुछ प्लॉट है तो प्लॉट करके बताइए। ठीक है सर। ठीक है ना। तो हाँ। अब अपन जो है, मैं यहाँ पे ब्रेक ले रहा हूँ। जागृति, आपके समझ में आया कि मैंने काफी जल्दी जल्दी स्किप किया है इसको? यस सर, और ये समझ में समझ आया। लीजिए कि मतलब ये सारे मेजर अपन पहले कवर कर चुके हैं। यस सर। तो उद्देश्य जो है नेक्स्ट सैटरडे को वैसे भी एक इनको इम्प्लीमेंट करके बताएगा, तो आपका रिवीजन होगा।
और अगर नेक्स्ट सैटरडे के पहले अगर आप ये लिंक जो मैं अभी आपसे पीपीटी शेयर करूंगा, तो ये अगर आप लिंक खोल के एक बार देख लें थोड़ा, तो आपको सारा कोड भी वहीं पे मिल जाएगा और सारे कंसेप्ट भी वहीं पे मिल जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये अपन सारा पहले जो है कर चुके हैं, सारा आपके लिए अभी थोड़ा रिवीजन था। तो ये सिंपल सिंपल पैरामीटर है जो कि हम लोग यूज करते हैं। मिहिर, आपके समझ में आया क्या ये अभी जो बताया मैंने सारा? यस सर। तो ये मतलब आपको थोड़ा एक बार रिपीट करके देखना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना? यस। अब दूसरा जो है ये है कि अपन थोड़े से कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स पे जाएंगे, कि मतलब थोड़े कॉम्प्लेक्स पैरामीटर पकड़ेंगे अपन अभी। तो जैसे ये भी दिया है और ये भी सोमन के लिए असाइनमेंट है। तो इनको बोलते हैं, ये आपको पढ़ाएगा नहीं कोई, मतलब ये मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये मतलब अपन ने 55 क्लासेस करी है भाई पाइथन की और मशीन लर्निंग की मिला के। 55 क्लासेस आपका कोई भी नहीं लेगा, चाहे उसको आप 10 लाख पे कर दो, चाहे आप उसको 15 लाख पे कर दो, आप कितना भी पे कर दो कोर्स का फी, आपकी 55 क्लासेस कोई नहीं लेगा मशीन लर्निंग के ऊपर। तो ये ध्यान में रखिए कि अपन मतलब काफी डिटेल में जा रहे हैं, और बहुत अगर आप इंटरेस्ट लेके करें तो इससे ज्यादा आपको किसी बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो है इतना आपके लिए काफी है क्लासिकल मशीन लर्निंग में। देखिए, तो अब मैं कुछ नए मेजर बता रहा हूं जो कि हम रिग्रेशन में यूज करते हैं। अब जैसे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर मैंने आप पहले अपन कर चुके हैं कि आर स्क्वायर क्या होता है, हम कवर कर चुके हैं। आर स्क्वायर मतलब जितना वेरिएंस आपके इनपुट वेरिएबल एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसको आर स्क्वायर बोलते हैं। तो मतलब ये एक्यूरेसी है बेसिकली। आर स्क्वायर अगर 0.9 है तो 90% एक्यूरेसी है तुम्हारे मॉडल की। 90% एक्यूरेसी मतलब तुम्हारे इनपुट वेरिएबल जो है वो टारगेट वेरिएबल के वेरिएशन को 90% तक एक्सप्लेन कर देते हैं, 10% एरर रह जाती है। पर आर स्क्वायर में क्या होता है कि आर स्क्वायर जो होता है, आर स्क्वायर में कभी कभी क्या होता है कि वो कॉम्प्लेक्स मॉडल देता है। मतलब अगर सिर्फ आर स्क्वायर आप लोगे तो वो क्या करता है कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रेडिक्टर यूज करता है। मतलब आपके मतलब आर स्क्वायर मतलब समझ लो आपके मॉडल में अगर मतलब आपके अगर टोटल आपके 60-70 टोटल 70 टोटल फीचर्स है आपके डाटा सेट में, तो आप सिर्फ आर स्क्वायर मेजर लोगे तो हो सकता है कि मतलब आपके फाइनल मॉडल में 20, 25, 30 कुछ तो भी जो है मतलब आपके पैरामीटर ज्यादा पैरामीटर रहेंगे, वो अनकंट्रोल रहता है वो कितने लेगा। तो एक और मेजर हम निकालते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है वो भी हम लोग अपने रिग्रेशन के जो असाइनमेंट थे, रिग्रेशन के जो लेसन्स थे उसमें कवर कर चुके हैं, तो फिर भी मैं कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये एसएससी क्या होता है। तो एसएससी का मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स। सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मतलब एरर का स्क्वायर करके सम करो। एरर का जो एरर है उसका स्क्वायर करके सम करो। कोई मेरे को बताएगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एरर क्या होती है? कोई बताना चाहेगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आप एरर कैसे डिफाइन करते हैं? सर कंफ्यूजन मैट्रिक्स से फॉल्स। लॉजिस्टिक नहीं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन में आता है भाई। लॉजिस्टिक सॉरी 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 मैं लॉजिस्टिक नहीं पूछ रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बोला मैंने। लीनियर रिग्रेशन में हम लोग एरर कैसे डिफाइन करते हैं? सर ट्रू वैल्यू मीन लाइन प्लॉट करते हैं और उससे ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का सेपरेशन कैलकुलेट करते ट्रू हैं। वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू तो एक ही बात हो गई ना भाई। सर ट्रू वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू, सॉरी। हाँ, तो प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं, राइट? हाँ। हाँ सर। अब उसका आप स्क्वायर करके सभी सभी पॉइंट पे आप एरर लो। आपके अगर इसमें 1000 डाटा पॉइंट है, मतलब 1000 सैंपल्स है, 1000 रिकॉर्ड्स हैं आपके डाटा सेट में, तो आप सभी 1000 पॉइंट पे एरर निकालो। एरर मतलब क्या निकालो? जो एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड का जो है डिफरेंस निकालो, उसको स्क्वायर करो, स्क्वायर करके सम कर दो, तो वो क्या हो गया? एसएससी हो गया। ये देखिए फार्मूला है सिग्मा आई टी इज इक्वल टू 1 टू टी। टी मतलब क्या है, यहाँ पे टी से थोड़ा यूज किया है, तो टी टी का मतलब यहाँ पे है कि टी इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो टी इज इक्वल टू 1, पहले रिकॉर्ड से आखिरी रिकॉर्ड तक एरर को लो, ईटी इज एरर, और उसका सब स्क्वायर करके सम कर दो। तो ये जो है आपका ये एसएससी होता है, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स। सिंपल कंसेप्ट है ये।
तो अभी हम आर स्क्वायर की बात कर रहे थे, तो आर स्क्वायर में क्या होता है कि मतलब अगर आर स्क्वायर में क्या होता है कि अगर आपके मॉडल 70 आपके पैरामीटर है, टोटल जो है आपके मॉडल में 70 फीचर्स है, माना टोटल मान लिया 70 है, पर उनमें से हो सकता है कि सिर्फ 12 ही काम के हों और बाकी जितने ही बचे हों सारे कचरा वेरिएबल है। मतलब सिर्फ जो है आपको बिजनेस ने दे दिया है, उनको खुद को नहीं मालूम कि ये जो वेरिएबल अपन ने दे दिए उनका सही में टारगेट पे कोई इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, पर उन्होंने तुमको दे दिए हैं, 12 ही काम के हैं, ठीक है। तो आर स्क्वायर के बेसिस पे जब आप करोगे तो आप क्या करोगे कि आर स्क्वायर में आप 12 काम के हैं, अब आप उनको वो कचरा वेरिएबल ऐड करके 12 से आप उसको 20 भी बना दोगे फाइनल मॉडल में। फाइनल मॉडल में अगर 20 फीचर भी ले लोगे तो आर स्क्वायर जो है या तो वही रहेगा, सेम रहेगा, या तो बढ़ता जाएगा। मतलब आप क्या कर रहे हो, ये देखो, वेरिएबल सिर्फ 12 ही काम के हैं, 12 ही काम के, बाकी आपने 8 और कचरा वेरिएबल जोड़ दिए। कचरा वेरिएबल मतलब आपका टारगेट का वेरिएंस तो वो एक्सप्लेन करेंगे नहीं, आपने जोड़ दिए, फिर भी आपका आर स्क्वायर जो है बढ़ता जाएगा। आर स्क्वायर का 12 मॉडल जो काम के थे उसके साथ 90 आ रहा था, और आपने 8 कचरा और जोड़ दिए, तो 92 हो जाएगा वो। 92 मतलब इससे जस्ट एक नंबर दे रहा हूँ कि बढ़ जाएगा, तो ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि हम जो 8 एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड किए हैं वो कुछ काम के तो है ही नहीं, कचरा वेरिएबल है, तो फिर भी जो है एक्यूरेसी कैसे बढ़ गई, तो ये गलत है। तो ये आर स्क्वायर का लिमिटेशन है, मतलब उसमें अगर हम कचरा वेरिएबल भी डाल देते हैं तो आर स्क्वायर जो है या तो बढ़ता जाता है या तो उसकी वैल्यू वही रहती है। तो आर स्क्वायर इज नॉट ए ट्रू मेजर ऑफ मॉडल एक्यूरेसी, सही बात है ना, इज नॉट ए ट्रू मेजर, क्योंकि जितने तुम फालतू के वेरिएबल बढ़ाते जाओगे एक्यूरेसी बढ़ता जाएगा, दैट इज नॉट डन ना, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या डिवाइस किया, एक नया मेजर डिवाइस किया, एडजस्टेड आर स्क्वायर। ये देखिए एडजस्टेड आर स्क्वायर जो इसमें दिखा रहा है, आर बार स्क्वायर, ये जो है ऐसे दिखा रहा है ये। तो आर बार स्क्वायर इज नथिंग बट 1 माइनस आर स्क्वायर इन द ब्रैकेट्स t minus 1, मतलब t is your number of records, number of observations या number of samples जिसको बोलते हैं, number of observation, number of samples, number of record, तो t minus 1 और डिवाइडेड बाय 1 अपॉन t minus k minus 1, तो ये k क्या है, k is number of predictors, मतलब आपके मॉडल में जो मतलब जो मॉडल में जो आपके नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स हैं, जो नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल है आपके मॉडल के अंदर, हाँ डाटा सेट के अंदर नहीं, मॉडल के अंदर, वो आपका के है। अब आप देखिए, मेरे को बताइए, के अगर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा के को बढ़ाने का, कोई बताना चाहेगा। अगर मैं के बढ़ाता जाऊंगा, अगर मैंने टी को कांस्टेंट रखा, टी मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को कांस्टेंट रखा, आर स्क्वायर को भी कांस्टेंट रखा, और सिर्फ के बढ़ाता गया तो क्या होगा, कोई बताना चाहेगा इस इक्वेशन का क्या होगा, इस इक्वेशन का क्या होगा, के को बढ़ाता गया तो, के को बढ़ाया तो सबसे पहले बताओ डिनोमिनेटर बढ़ेगा कि कम होगा, डिनोमिनेटर कम होता जाएगा। डिनोमिनेटर कम होता जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर कम होते जाएगा, मतलब t माइनस 1 तो आपका कांस्टेंट है, t को मैंने कांस्टेंट रखा, डिनोमिनेटर 1 है, मतलब ये आपका जो फ्रैक्शन है बढ़ता जाएगा, फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। आपका आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है तो 1 माइनस आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो ये अगर ऊपरी फ्रैक्शन अगर बढ़ता गया, ये जो फ्रैक्शन जो है t माइनस 1 अपॉन t माइनस k माइनस 1 अगर ये बढ़ता गया, तो ये जो माइनस के बाद वाला जो है फ्रैक्शन, ये जो है बढ़ता जाएगा, क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी जैसे सबके बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा 1 माइनस आर, ये 1 माइनस जब ये पूरा फ्रैक्शन करेंगे तो एडजस्टेड आर स्क्वायर का वैल्यू कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो उसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ प्रेडिक्टर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा एडजस्टेड आर स्क्वायर कम होता जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा ये जो नया फॉर्मूला है एडजस्टेड आर स्क्वायर का, ये पेनलाइज कर रहा है, हमको पेनलाइज कर रहा है, मतलब जितने तुम के बढ़ा रहे हो उतना उसका एक्यूरेसी कम होता जा रहा है। तो बराबर है ना भाई, हम फालतू के वेरिएबल ऐड कर रहे हैं, तो हमारा एक्यूरेसी कम हो रहा है, फालतू क्यों चाहिए हमको। तो ये एडजस्टेड आर स्क्वायर इज ए ट्रू मेजर ऑफ मॉडल एक्यूरेसी। मतलब अगर किसी को बताओगे एज ए एनालिस्ट कि मेरे लीनियर रिग्रेशन का एक्यूरेसी कितना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एडजस्टेड आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो आप हमेशा एडजस्टेड आर स्क्वायर बताओगे, दैट इज द ट्रू मेजर ऑफ मॉडल एक्यूरेसी, ठीक है ना। तो ये एक तरीका हुआ, मतलब आर स्क्वायर तो एक क्रूड तरीका है जो कि मतलब मैं इसका लिमिटेशन मैंने आपको बताया अभी।
पर एडजस्टेड आर स्क्वायर आपका ट्रू तरीका है, जो कि आपके जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रेडिक्टर आपके मॉडल में बढ़ते हैं तो ये कम होता जाता है। तो इट इज ए ट्रू मेजर ऑफ मॉडल एक्यूरेसी। ठीक है, तो आप हमेशा जब भी एक्यूरेसी किसी को रिपोर्ट करोगे या जब भी एक्यूरेसी देखोगे तो एडजस्टेड आर स्क्वायर देखोगे, आर स्क्वायर नहीं देखोगे, एडजस्टेड आर स्क्वायर देखोगे, राइट। तो ये एक एडजस्टेड आर स्क्वायर एक मेजर हो गया। दूसरा मेजर जो है क्रॉस वैलिडेशन का, क्रॉस वैलिडेशन का अपन कर चुके हैं। क्रॉस वैलिडेशन इज ए, ये क्रॉस वैलिडेशन मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे, ये क्रॉस वैलिडेशन मैंने अभी बताया था आपको। क्रॉस वैलिडेशन मैंने आपको, ये देखिए क्रॉस वैलिडेशन। तो क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी लिया, के फोल्ड डिफाइन कर दिया, तो क्रॉस वैलिडेशन स्कोर निकाला था हमने। क्रॉस वैलिडेशन में 10 रिजल्ट मतलब 10 वैल्यू आई थी इसकी, 10 वैल्यू का मीन निकाला था। तो क्रॉस वैलिडेशन के बाद क्रॉस वैलिडेशन स्कोर से भी मतलब ये एक तरीका हुआ मॉडल एक्यूरेसी निकालने का, जो कि इसने रिपीट किया है। ठीक है ना, तो मैं क्रॉस वैलिडेशन में नहीं जा रहा क्योंकि हम एक बार कर चुके हैं इसको। आप दूसरा जो है आप जाइए, आप अब मैं दो नए बता रहा हूं आपको, दो नई चीज बता रहा हूं। एक वैल्यू है अकाइके इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन, नाम से डरिए मत। अकाई जो है, अकाई के जो है एक जापानीज साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको डिवाइस किया था। अकाई के जो है जापानीज साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको डिफाइन जो है इसमें इसको डिफाइन किया था। तो इसको एआईसी बोलते हैं, एआईसी। एआईसी का मतलब अकाई केस इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन। ये देखिए क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये देखिए ये ऐसा होता है। एआईसी जो है मतलब ये वो एआईसी का कुछ वैल्यू है ये, इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, फार्मूला देख लो क्या होता है। फार्मूला मतलब टी है, टी इंटू लॉग टू द बेस ई है, ये लॉग टू द बेस ई है, ये नेचुरल लॉगरिथम है, लॉग टू द बेस ई। एसएससी मैंने आपको समझाया था, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स डिवाइडेड, वापस डिवाइडेड बाय टी, टी मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, 2 + 2 इंटू के। के मतलब जो है आपके प्रेडिक्टर जो है, नंबर ऑफ प्रेडिक्टर मतलब मॉडल में जितने फीचर्स है वो मॉडल के अंदर, +2, ये फार्मूला है, ये टोटल फार्मूला है। तो अब ये ध्यान में रखना है आपको कि मतलब ये अब फार्मूला कहां से आया है इसके हम डेरिवेशन में जाते नहीं, इसका कुछ पेपर होगा, कुछ एडवांस मैथ्स होगा, उसमें हम जाएंगे नहीं। हमें फार्मूला डायरेक्ट टेकन फ्रॉम ग्रांटेड लेंगे कि ये फार्मूला एआईसी का होता है। तो अब मॉडल का एआईसी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमको जो है नंबर ऑफ रिकॉर्ड टी भी पता है, एसएससी भी पता है, नंबर ऑफ फीचर भी पता है हमारे मॉडल में, तो ये एआईसी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो आपने 5 मॉडल बनाए, पांचों की एआईसी वैल्यू निकाली, पांचों मॉडल की एआईसी वैल्यू निकाली। और आप मेरे से पूछेंगे कि अब ये पांचों एआईसी वैल्यू को क्या करें, इन पांचों एआईसी में से कौन सा हम चूज करें। तो जिसका एआईसी वैल्यू मिनिमम होगा, कम से कम एआईसी, किसका कम से कम एआईसी होगा उसको जो है हम सिलेक्ट करेंगे। द मॉडल विथ ए मिनिमम वैल्यू ऑफ एआईसी इज ऑफन द बेस्ट फॉर फोरकास्टिंग, मतलब जिसका एआईसी मिनिमम होता है वो लेते हैं। तो ये आर्टिकल जो है आपको थोड़ा पढ़ने का जरूरत है। तो ये बोलता है कि आपके मॉडल में अगर मतलब हमेशा के पैरामीटर है आपके मॉडल में, तो टोटल जो है टोटल पैरामीटर k+2 होते हैं, टोटल पैरामीटर k+2 होते हैं। तो एक वो कांस्टेंट रेट लेते, एक इक्वेशन का कांस्टेंट लेता है, और एक जो है वो k+2 मतलब एक तो कोएफिशिएंट लेता है, मतलब एक इंटरसेप्ट लेता है और एक वेरिएंस लेता है, वेरिएंस ऑफ रेसिडुअल्स। तो ये दो वैल्यू दो इसमें और जोड़ता है। मतलब k क्या है, के मतलब के कोएफिशिएंट हो गए, जैसे बीटा, β1, β2, β3। तो 3 वेरिएबल तो ये हो गए, 3 अगर वेरिएबल है x1, x2, x3 है, तो इनका जो कोएफिशिएंट हो गया β1, β2, β3, तो ये 3 हो गए, के मतलब 3 हो गया। इसमें 2 एक्स्ट्रा और जोड़ता है, ये 2 एक्स्ट्रा 2 जोड़ता है, मतलब क्या, इंटरसेप्ट मतलब β0 एक जोड़ा, और एक वेरिएंस और जोड़ता है, वेरिएंस ऑफ रेसिडुअल्स। तो ये 2 और जोड़ता है, तो बोलता है टोटल k+2 पैरामीटर्स होते हैं मॉडल के अंदर। तो ये k+2 जो है फार्मूला में आ गया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको भी। तो ये एआईसी हो गया। तो एआईसी से हमको इतना ही मतलब है कि हम सब मॉडल का एआईसी निकालेंगे, और जिसका कम से कम एआईसी होगा वो मॉडल हम हमारे प्रेडिक्शन के लिए, फोरकास्टिंग के लिए ले लेंगे। ये हमारी सिंपल बात है। तो अभी एआईसी में भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ टी, अब टी क्या है, कोई बताएगा मुझे टी क्या, किसको यूज कर रहे हैं अपन, टी क्या है, टी क्या है? टी नंबर ऑफ सैंपल्स है, नंबर ऑफ हाँ, ऑब्जर्वेशन। टी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, राइट। तो अगर हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अगर कम है, बहुत कम है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड,
तो AIC टेंड्स टू सिलेक्ट टू मेनी वेरिएबल प्रेडिक्टर, मतलब आपने भले ही कम से कम AIC का मॉडल ले लिया, पर अगर आपके टोटल पैरामीटर अगर आपके टोटल रिकॉर्ड्स कम है जिससे आपने मॉडल बनाया, तो हो सकता है कि आपका AIC कम होने के बावजूद जो है वो बहुत सारे पैरामीटर प्रेडिक्टर सिलेक्ट कर ले, मतलब जो आपके जो फीचर्स है मॉडल के अंदर वो बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी वो AIC कम बताएगा। मतलब आपके जो है अगर नंबर इस स्पेशल केस में, मतलब आपके जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अगर कम है तो वो क्या करेगा कि अगर मॉडल आपके मॉडल में बहुत ज्यादा प्रेडिक्टर है तब भी वो AIC को कम ही बताएगा। तो ये AIC का एक लिमिटेशन हो गया। हम क्या चाहते हैं हमारे मॉडल में? हमारे मॉडल में हम ज्यादा पैरामीटर चाहते हैं कि कम पैरामीटर चाहते हैं? कोई बताएगा इस चीज को? हमारे मॉडल जो फाइनल होता है इसमें हम क्या चाहते हैं? अच्छी बात क्या है? कम जो से कम प्रेडिक्टर है कम होना अच्छी बात है कि प्रेडिक्टर ज्यादा होना अच्छी बात? सर कम से कम पैरामीटर, कम से कम पैरामीटर होना चाहिए ना। तो अब इसका ये AIC का ये लिमिटेशन है कि ये ज्यादा पैरामीटर भी आपके हैं जरूरत से ज्यादा, तब भी AIC की वैल्यू कम है तो आप ले लेंगे। किस केस में? जब आपका नंबर ऑफ पैरामीटर कम है। तो इन्होंने एक और तरीका निकाला, तो AIC जो AIC अंडर के नीचे AIC एक और इन्होंने वेरिएशन निकाला। तो ये क्या कर रहा है? AIC में ये करेक्शन फैक्टर जोड़ रहा है। तो 2 into k+2 और k+3 अपॉन t माइनस k माइनस 3। तो ये जो है करेक्शन फैक्टर जोड़ा इसने AIC के अंदर। तो ये क्यों जोड़ा? क्योंकि आपका AIC जो है कम नंबर है, जो हमारे नंबर ऑफ सैंपल या नंबर ऑफ रिकॉर्ड जब कम होते हैं तो AIC थोड़ा मिसबिहेव करता है, उसका लिमिटेशन होता है। तो वो करेक्ट करने के लिए ये करेक्शन फैक्टर और जोड़ दिया है इन्होंने। तो अब क्या करना है आपको? आपको AIC तो कम करना ही करना है, उसके साथ साथ ये AIC जो है इसको भी कम करना है। ठीक है ना? जब दोनों ये मिनिमाइज कर देंगे आप, तो फिर आपका मतलब इंश्योर होगा कि आपका मॉडल अच्छा है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, अगर किसी को AIC में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। सिंपल है, आपको फार्मूले से कोई तकलीफ नहीं है। फार्मूला कैसे डिराइव करना है इससे हमको कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। जब आप थोड़ा एडवांस डाटा साइंस सीख जाएंगे तब इसके चक्कर में पड़िए कि AIC कहां से आया है फार्मूला। अभी के लिए फार्मूला ध्यान रखना है कि ये इंपेरिकल फार्मूला है, इट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, हम ऐसा कैसे ही फार्मूला यूज कर रहे हैं। फार्मूले में कॉम्प्लेक्स चीज कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ T मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, SSE मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स है, और K जो है नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स इन द मॉडल है। बस सिंपल चीज है, इसको मैनिपुलेशन करके इसने AIC निकाला। AIC क्या है? AIC में भी वही पैरामीटर्स हैं, पर जो है उसने करेक्शन फैक्टर लगाया है कम। जब नंबर ऑफ रिकॉर्ड जब कम होते हैं उस स्पेशल केस के लिए इसने करेक्शन फैक्टर लगाया है। तो हमको क्या करना है? AIC तो कम करना ही करना है और उसके साथ AIC को भी कम करना है। ठीक है ना? तो ये हो गया, ये AIC हो गया। मैंने आपको 2 चीज बताई अभी, एक एडजस्टेड आर स्क्वायर बताया, ये भी अपन ने ज्यादा पैरामीटर के लिए पेनलाइज करने वाला है, इसमें करेक्शन फैक्टर डालते हैं अपन ज्यादा जब प्रेडिक्टर हो जाते हैं मॉडल में उसको पेनलाइज करने के लिए, और यहाँ AIC में भी ज्यादा प्रेडिक्टर को पेनलाइज करने के लिए करेक्शन फैक्टर डालते हैं। तो 2-3 चीज बताई मैंने आपको अभी। और अब एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, एक और जो मैं अभी का बताऊंगा, एक और जो मॉडल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बताऊंगा, उसको बोलते हैं स्वार्ट्स बायसियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन, BIC। इसको हम BIC बोलते हैं, बायसियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन। ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, हम फार्मूला देखेंगे और देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, बस इतना ही देखना है आपको। और फिर उसके बाद कब कौन सा यूज करना है ये देखना। ठीक है ना? तो अगर किसी को AIC में कोई क्वेश्चन है तो अभी प्लीज पूछिएगा। जागृति, आपको AIC समझ में आया? यस। मतलब AIC हमको कम से कम रखना है, और अगर आपके पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कम है तो उस केस में हमको AIC वापरना है। AIC वापरना है उस केस में। वहां कुछ नहीं है, एक करेक्शन फैक्टर लगाया है। क्या होता है ना कि वो मतलब अकाइके ने, जो अकाइके साइंटिस्ट होंगे, अकाइके साहब ने जब ये फार्मूला दिया होगा तो उसके कुछ लिमिटेशन हो, या तो उनको ही पता होंगे या उसके बाद में जो कुछ साइंटिस्टों ने काम किया होगा उनको पता होगा कि भाई कि अगर K कम होती है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स T कम होता है तो ये अकाइके जो है थोड़ा AIC इतना काम का नहीं है। तो फिर उन्होंने एक नया पेपर निकाला होगा, या तो अकाइके साहब ने निकाला होगा या किसी दूसरे साइंटिस्ट ने निकाला होगा, और उसमें ये जो है करेक्शन फैक्टर जोड़ दिया। तो इस तरह से डाटा साइंस जो है वो एडवांस होते जाता है। ठीक है ना? तो अभी हमको AIC भी यूज करना है और AIC भी यूज करना है, दोनों यूज करना है।
एडजस्टेड आर स्क्वायर भी एडजस्टेड आर स्क्वायर है, क्रॉस वैलिडेशन है, और ये जो है मैंने आपको तीन चार ये क्राइटेरिया बता दिए। ये फार्मूला आपको रटना नहीं है, कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं आपसे, आपका जो है कंप्यूटर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा ये। तो ये आपको फार्मूला मतलब आपको कंप्यूटर में भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इसकी कुछ मेथड वगैरह मिल जाएगी आपको कैलकुलेट करने की, ठीक है ना। तो अब मैं बीआईसी पे जा रहा हूँ। बीआईसी मतलब ये दूसरे एक एल्गोरिदम होता है बायसियन एल्गोरिदम, तो नेव बायस एल्गोरिदम, तो उसके ऊपर है बायसियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन। बायसियन एल्गोरिदम जो है अपन ने क्लासिकल मशीन लर्निंग में ही आता है, पर अपन ने कवर नहीं किया है, वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड एल्गोरिदम होता है। तो उस पे बेस्ड ये बीआईसी होता है। हम बीआईसी की थ्योरी में नहीं जाएंगे, सिर्फ फार्मूला देखेंगे। देखिए क्या है इसमें, टी है, टी मतलब वही हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, लॉग है, लॉग मतलब टू द बेस ई है, नेचुरल लॉगरिथम है। एसएससी मतलब वही सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर है डिवाइडेड बाय टी हो गया, तो एसएससी डिवाइडेड बाय टी का लॉग लेगा, इसको और टी से मल्टीप्लाई करेगा, और फिर प्लस जो है k + 2 इंटू लॉग टी। देखिए फार्मूला वही है, फार्मूला जो है फार्मूला सेम है, मतलब एआईसी का जो k+2 है उसमें जो है इसमें लॉग टी का और गुणा कर दिया। तो लॉग टी का मतलब लॉग टी का इसने एक और गुणा करे, थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है ये, जो एआईसी फार्मूला है उसका थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है ना। तो बीआईसी जब जैसे 5 मॉडल ले लिए हमने, पांचों का बीआईसी कैलकुलेट किया, तो जैसे एआईसी मिनिमम देखते हैं ऐसे बीआईसी भी मिनिमम देखते हैं। पांचों में से जिस मॉडल का एआईसी मिनिमम होगा वो मॉडल उठा लेंगे, ठीक है ना, वो मॉडल हम उठा लेंगे, ठीक है ना। तो एआईसी जैसे मिनिमाइज करते हैं और ये बीआईसी भी वैसे ही है। तो ये देखिए सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर है, तो ये समझ लीजिए कि जितने भी क्राइटेरियन अपन ने डिस्कस किया, एडजस्टेड आर स्क्वायर है और सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स है, मतलब ये एआईसी बीआईसी जितने भी है ये रिग्रेशन के लिए, क्योंकि एसएससी जो होता है हमेशा रिग्रेशन में ही होता है। तो एआईसी बीआईसी और एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है ये रिग्रेशन में यूज होता है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का रिग्रेशन में आप यूज कर सकते हैं। तो एआई जैसे आप एआईसी मिनिमाइज करते हैं वैसे आपको बीआईसी भी मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। पर इसका बीआईसी का एक थोड़ा स्पेशलिटी होता है जो इसको थोड़ा सा एआईसी से बेहतर बनाता है। ये देखिए क्या है, द मॉडल चोजन बाय बीआईसी इज बीआईसी, मतलब आपने क्या किया कि एक 5 मॉडल बनाए, पांचों के आपने एआईसी भी कैलकुलेट किए और फिर आपने बीआईसी भी कैलकुलेट किए, ठीक है ना। तो मिनिमम बीआईसी से जो आप मॉडल चूज करेंगे, मॉडल चोजन बाय बीआईसी इज आइदर सेम एज दैट चोजन बाय एआईसी, मतलब या तो एआईसी बेस पे जो आप चूज करेंगे वो उस पे वैसा ही होगा, या फिर उससे बेहतर होगा। उससे बेहतर कैसे होगा, और विथ फ्यूअर टर्म्स मतलब जो बीआईसी जो मॉडल चूज करेगा या तो वो एआईसी जैसा ही होगा, पर वो एआईसी से बेहतर भी हो सकता है। क्यों, कैसे हो सकता है, क्योंकि बीआईसी जो है कम टर्म वाले कम जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कम नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, मतलब जो कम नंबर ऑफ प्रेडिक्टर वाला मॉडल जो है वो बीआईसी से चूज होता है, ठीक है ना। मतलब बीआईसी जो है और कम नंबर वाला चूज करेगा। कैसे चूज करेगा, आपको बीआईसी मिनिमम चाहिए, बीआईसी मिनिमम चाहिए, यहाँ k+2 है, यहाँ पे k+2 है, तो उसको आपने क्या है लॉग टी से पेनलाइज कर दिया है, लॉग टी से पेनलाइज कर दिया है। देखिए ये देखिए k+2 यहाँ पे था, लॉग टी से पेनलाइज कर दिया है। तो आपके जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं मैं आपको बताता हूँ, जैसे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं आपके वो जनरली 1000 वगैरह होते हैं, तो आप जो है 1000 का लॉग लेके देखिए क्या होता है। 1000 का लॉग लिया मैंने, 1000 का लॉग लिया, 1000 का लॉग देखिए कितना होता है। आपका नंबर ऑफ रिकॉर्ड तो इजीली 1000 होता है, तो ये मल्टीप्लायर कितना निकला 6.9 है ना, 6.9 हुआ इसका लॉग 1000 का जो नेचुरल लॉगरिथम है 6.9 हुआ, मतलब 7 हुआ। देखिए अब आप एआईसी का फार्मूला देखिए, एआईसी का जो फार्मूला है, एआईसी के फार्मूला में जाइए आप, एआईसी के फार्मूला में जाइए, एआईसी में के फार्मूला में देखिए आप k+2 का मॉडिफायर, k+2 का मल्टीप्लायर कितना है, कोई बताएगा मेरे को k+2 का मल्टीप्लायर कितना है एआईसी के फार्मूला में, k+2 का मल्टीप्लायर कितना है 2, हाँ 2, यस राइट। और आप जब आप इधर आ रहे हैं बीआईसी के फार्मूला में, लॉग टी ले लिया आपने, आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड 1000 है, तो कितना मल्टीप्लायर हो जाएगा
4 into 7. नहीं नहीं, आपके इधर तो k+2 का 2 मल्टीप्लायर था, राइट? अब मैंने आपको कैलकुलेट बताया कि log of 1000 is 6.9, राइट? तो यहाँ पे k+2 का मल्टीप्लायर 6.9 हो गया, 7 हो गया। हाँ 7 हो गया। तो मतलब ये प्लस के बाद की ये टर्म जो है, प्लस के बाद की ये टर्म है, ये जो है AIC के मुकाबले ज्यादा हो गई। देखिए यहाँ तो 2 ही का मल्टीप्लायर है k+2 का, और यहाँ k+2 का जो है 6.9 मतलब 7 मल्टीप्लायर, तो ये टर्म ज्यादा हो जाएगी। अब ये ज्यादा हो जाएगी मतलब आप वो मॉडल चूज नहीं करोगे, क्योंकि आप क्या चूज करते हो? आप क्या चूज करते हो? जो मिनिमम BIC होता है। तो ये आपने ये पेनलाइज कर दिया उसको, मतलब आपने क्या कर दिया, प्लस टर्म की वैल्यू बढ़ा दी, तो जो है आप BIC आपका बढ़ गया तो आप वो मॉडल चूज नहीं करोगे। ठीक है, तो आप पेनलाइज कर रहे हो k+2 को। ठीक है, कैसे पेनलाइज कर रहे हो? log t से मल्टीप्लाई करके। तो इसीलिए जो है BIC हमेशा क्या चूज करेगा कि या तो BIC क्राइटेरिया पे जो आप मॉडल चूज करेंगे, या तो वो AIC के बराबर जैसा होगा, AIC के जैसा होगा, या फिर AIC से भी कम टर्म वाला, मतलब AIC से भी अच्छा होगा। AIC ने अगर 12 टर्म चूज करी तो हो सकता है कि BIC के बेस पे आप चूज करें तो हो सकता है 8 ही टर्म वाला मॉडल चूज करें। तो AIC BIC दोनों यूज कर सकते हैं आप। ठीक है ना? तो आप ये BIC का जो है फायदा है थोड़ा AIC के ऊपर, कि AIC टेंड्स टू चूज मॉडल विथ फ्यूअर टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ प्रेडिक्टर कम वाला चूज करता है मॉडल, और AIC थोड़ा ज्यादा वाला चूज करता है। तो आपको कम वाला चाहिए रहता है, तो BIC का जो है AIC के ऊपर थोड़ा फायदा है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, हमने एक बार आपका रिकैप करा रहा हूं, मैं आपको R² बताया मैंने क्या होता है, मैंने आपको SSC बताया क्या होता है। R² और SSC जो है हम मॉडल के इवैल्यूएशन के लिए यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं? एडजस्टेड R²। एडजस्टेड R² मतलब जैसे जैसे हम फालतू के फीचर जोड़ते जाते हैं, एडजस्टेड R² की वैल्यू कम होती जाती है। तो ये क्राइटेरिया हो गया। दूसरा, क्रॉस वैलिडेशन यूज करते हैं, 10-15 मॉडल निकाल के फिर उनका मीन निकालते हैं, फिर उसके बाद आप AIC निकालते हो। तो AIC का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि अगर नंबर ऑफ पैरामीटर, अगर नंबर ऑफ आपके पास रिकॉर्ड्स कम होते हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स कम होते हैं, तो AIC जो है इट टेंड्स टू चूज मॉडल विद मोर पैरामीटर। तो इसलिए हमने जो है AIC को थोड़ा मॉडिफाई किया, ये AIC-C निकाला। उसके बाद हमने एक और पैरामीटर निकाला BIC। ठीक है ना? तो ये BIC निकाला हमने, जो कि और मतलब BIC टेंड्स टू चूज मॉडल विथ फ्यूअर पैरामीटर, फ्यूअर टर्म्स, मतलब फ्यूअर प्रेडिक्टर्स। तो ये BIC निकाला हमने। तो AIC BIC से डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ फार्मूला देखना है और कैसे यूज होते हैं ये देखना है बस। तो इनका ऐसा ही है। तो BIC की भी हमको मिनिमम वैल्यू लेना है, 10 BIC की वैल्यू है 10 मॉडल की, तो उनमें से मिनिमम चूज करना है। AIC-C की भी मिनिमम चूज करना है ऐसे ही, और AIC की भी मिनिमम चूज करना है। R² एडजस्टेड और क्रॉस वैलिडेशन जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब आप एक्यूरेसी ले रहे हो वो तो मैक्सिमम होना चाहिए। एडजस्टेड R² भी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है ना? तो ये मेजर हो गए मॉडल सिलेक्शन के। तो अब हमारे मतलब सोमन को असाइनमेंट है कि ये जिस तरह का चार्ट बना है यहाँ पे, ये जिस तरह का चार्ट बनाया है इन्होंने, देखिए इसमें क्या किया है, एडजस्टेड R², CV, AIC, AIC-C और BIC। तो इस तरह का चार्ट अपने में से कोई भी एक रिग्रेशन का डाटाबेस ले ले, ये सारे रिग्रेशन के हैं ना, ये सारे रिग्रेशन के हैं, तो कोई भी एक रिग्रेशन का आप डाटा सेट उठा लो, या तो अपना वाला अपन ने दिया है वो उठा लो, या फिर कोई कागज से ले लो कोई एक डाटा सेट, और इस तरह का चार्ट जो है वो बना के लाओ, इस सारे क्राइटेरिया का, AIC, AIC-C और BIC का। ठीक है सोमन? हाँ सर। बस आपको अब यही है कि AIC BIC जो है ये कैसे कैलकुलेट होगा, आप ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, आप थोड़ा सर्च करिए कि AIC और BIC के लिए मेथड कहाँ पे होती है। वो इनबिल्ट फंक्शन जो मिल जाएगा वो उसी से यूज करेंगे। हाँ, वो जो scikit-learn में होगा या कहीं ना कहीं ये फंक्शन मिल जाएगा। आप एडजस्टेड R² का तो मिल ही जाएगा आपको, हाँ। 100% मिल जाएगा एडजस्टेड R² का। पर आप थोड़ा रिसर्च करके पता लगाइए कि AIC और BIC, AIC, AIC-C और BIC के लिए कौन सा फंक्शन है। अगर AIC-C का आपको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, AIC-C AIC का तो मिल ही जाएगा आपको, AIC का मिल जाएगा, कॉमन चीज है, मिल जाएगा आपको। तो AIC में मॉडिफिकेशन में फैक्टर आप एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, उसमें क्या है। हाँ सर। 2k+2, k+3
डिवाइडेड बाय टी माइनस के माइनस 3, ये क्या है, सिंपल जो है कैलकुलेट करके डाल दीजिए। हाँ सर। और इस तरह का चार्ट जो है वो बना के लाइए आप एक दूसरे नए डाटा सेट के लिए। ठीक है सर। और पूरा इम्प्लीमेंटेशन कोड जो है हमारे लर्नर जो है यहाँ पे उनको समझाइए और हमको भी समझाइए, ठीक है। तो ये आपके 2 असाइनमेंट है, ठीक है सर। ठीक है। तो ये अभी का हो गया, और मैं यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। अगर किसी को यहाँ पे कुछ अगर वो है तो 2 मिनट का आप पूछ सकता है। अभी अपना जो है 30 मिनट का और बचा है। कुछ कर्व्स मैं बताऊंगा, दैट विल बी असाइनमेंट फॉर मिहिर नागर। तो ये नेक्स्ट जो है कुछ कर्व्स प्लॉट करने का काम मिहिर नागर का रहेगा। तो ये मैं आपको 10-15 मिनट में अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ तक किसी को कोई चैलेंज है तो अभी डिस्कस कर लेते हैं अपन उसको, ठीक है। तो मैं यहाँ 2 मिनट का जो है ब्रेक लेता हूँ, मैं भी पानी वानी पी लेता हूँ। तो थोड़ा अगर किसी को कोई आपको समझ में आया, मतलब जागृति आपके समझ में आया? Yes, sir. मैडम आप तो हर चीज पे असर करते हो, हमारे समझ में नहीं सर, आता है कि आपको सही में अभी- आया कि नहीं। नहीं सर, अभी बाकी मैं भी आज करके देखूंगी सर ये। हाँ, मतलब आप थोड़ा करके देखिए। और ये सारी लिंक मैं आप पूरी की पूरी पीपीटी शेयर कर रहा हूँ आपसे, सारी लिंक Yes, रहेगी sir. आपके पास। तो ये लिंक से आप थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा आपको और थोड़ा शेयर भी करना पड़ेगा। मैंने आपको समझा तो दिया है, पर जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा, Yes. ठीक है ना। तो सेल्फ स्टडी का तो कोई वो होता नहीं है, अल्टरनेटिव होता नहीं है, ठीक है। तो अब मैं जो है 10-15 मिनट ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा तुम्हारा। तो ये जो है, अच्छा मिहिर, यस सर। ये जो मैं 2 आपको बता रहा हूँ, मुझे ये 3.4 वैलिडेशन कर्व प्लॉटिंग स्कोर्स टू वेलिडेट मॉडल, ये यस सर। और ये प्लॉटिंग लर्निंग कर्व्स, यस सर। ये दोनों लिंक मैंने यहाँ दे रखी है। ये देखो, ये दोनों लिंक यहाँ दी हुई है, ये देखो ये दोनों लिंक दी हुई है यहाँ, यस सर। ठीक है ना। यस। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये दी हुई है मैंने आपको लिंक, ठीक है। तो Yes. यही 2 लिंक मैं अभी यूज कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना, यस। ठीक है। तो ये आपके लिए असाइनमेंट रहेगा। और आप और सुमन दोनों ये है नेक्स्ट सैटरडे को प्रेजेंट करेंगे। आज हमारा जो है क्लासिकल मशीन लर्निंग का लास्ट लेक्चर है। मैं आपको एक और मॉडल समझाना चाहता हूं जिसका नाम है सपोर्ट वेक्टर मशीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और मतलब जनरल पर्पस मॉडल है। पर मैं फिर उसको अभी मेरा पीपीटी भी रेडी है उसका, पर मैं जो है उसको थोड़ा बाद में लूंगा। मतलब ये अपन बीच में थोड़ा एल्गोरिदम्स और प्रोग्रामिंग लेंगे, वो करने के बाद फिर बीच में जब थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं आपके 2 लेक्चर में वो खत्म करवा दूंगा सपोर्ट वेक्टर मशीन। पर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस टुडे, आज हमारा जो है वो मशीन लर्निंग का आखिरी चैप्टर है। अगले हफ्ते जो है सिर्फ आपके प्रेजेंटेशन होंगे, मेरी तरफ से कोई लेक्चर नहीं है। अगले हफ्ते मेरी तरफ से कोई लेक्चर नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन होंगे आपके। मीर का प्रेजेंटेशन होगा और उद्देश्य का प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो अभी तक अगर किसी को कोई चैलेंज है तो प्लीज कम फॉरवर्ड। अभी अपन ये लास्ट नजर कर रहे हैं, 10-15 मिनट में इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ मेजर्स हो गए, क्लासिफिकेशन टाइप के भी देख लिए अपन ने और रिग्रेशन भी देख लिए। तो हमारे जो मशीन लर्निंग के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो मेजॉरिटी 2 ही कैटेगरी में आते हैं, या तो वो क्लासिफिकेशन होता है या तो रिग्रेशन होता है। तो रिग्रेशन तो खैर सिंपल है, आपको नंबर प्रेडिक्ट करना है। पर क्लासिफिकेशन में क्या है, 2 क्लास क्लासिफिकेशन, 3 क्लास क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, ये सब होता है, ये थोड़े डिटेल्स होते हैं। तो उसके हिसाब से फिर आपका जैसे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है वो सब भी डिफरेंट होता जाता है। तो अपन ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो मेजर्स पढ़े थे, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, प्रिसीजन, रिकॉल, ट्रू पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट और सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, ये सब जो है आपके मॉडल इवेल्युएशन पैरामीटर्स होते हैं। मॉडल इस पे इवेल्युएट किया जाता है। एक्यूरेसी सबसे सिंपल होता है, पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके क्लास का इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो, मतलब एक पर्टिकुलर क्लास 1 जैसे 99.2 है और क्लास 2 के जो आपके रिकॉर्ड है वो सिर्फ 0.8% है, तो उस केस में एक्यूरेसी किसी काम की नहीं होती है। तो फिर आपको हो सकता है प्रिसीजन या फिर इस तरह का कोई प्रिसीजन या इस तरह का कोई आपको दूसरा पैरामीटर यूज करना पड़ता है। डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द बिजनेस केस, बिजनेस केस के हिसाब से वेरी होता है, ठीक है ना। तो ये अपन काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। अगर रिवाइज कर सके हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन अगर आप घर जाके एक बार और रिवाइज करें तो मेरा ख्याल है आपका काफी भला होगा उससे, ठीक है।
तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, 15 मिनट है तो ये आगे एक समझिए, एक फंक्शन है आपके सिंपल, सभी मैथ्स के स्टूडेंट है आप, आपका एक सिंपल फंक्शन दे रहा हूं मैं आपको, fx इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ 3/2 पाई इंटू एक्स। एक्स हमारा वेरिएबल है जो कि माना 0 से 10 तक वेरी होता है, कोसाइन है। कोसाइन फंक्शन उसका मैं पाई से गुणा कर रहा हूँ, पाई कांस्टेंट है 3.142, और उसको मैं अगेन 3/2 मतलब 1.5 से गुणा करके उसका कोसाइन फंक्शन निकालता हूँ। हेलो, बोलिए। सॉरी कोई बात नहीं, म्यूट कर लो जनसन। तो कॉस ऑफ 3/2 पाई एक्स ये फंक्शन है आप, ठीक है ना। तो ये फंक्शन को मैं आपको सिंपल चीज बताना चाहता हूं कि इसका जो मीन स्क्वायर्ड एरर का फार्मूला है, इसको 1 डिग्री में प्लॉट किया। 1 डिग्री मतलब हमारा मॉडल जो है स्ट्रेट लाइन है, डिग्री 1 मतलब मॉडल स्ट्रेट लाइन है। ये ब्लू स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, ये जो आपको ऑरेंज में लाइन जो दिख रही है ना, ऑरेंज में, ये हमारा वो है, ऑरेंज में जो लाइन दिख रही है वो हमारा एक्चुअल फंक्शन इस तरह से प्लॉट होता है, ऑरेंज में जो दिख रही है। अब ये ब्लू लाइन स्ट्रेट लाइन दिख रही है, हमने मॉडल बनाया। तो ये मॉडल बहुत ही सिंपल मॉडल है। ये मॉडल जो है हमारी, ये कर्व जो बन रही है ऑरेंज कर्व, इसको प्रेडिक्ट करता ही नहीं कहीं से कहीं, है ना। तो ये तो बहुत सिंपल मॉडल बना दिया हमने, सिंपलिस्टिक मॉडल बना दिया कम पैरामीटर लेके। तो इस तरह के केस को अंडरफिटिंग बोलते हैं, ठीक है ना, अंडरफिटिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे जो बीच का फिगर देखिए आप, ऑरेंज जो है वो हमारा मॉडल है, और ब्लू लाइन जो है वो हमारा, सॉरी ऑरेंज लाइन जो है वो हमारा, ऑरेंज लाइन जो है वो ट्रू फंक्शन है, मतलब वही कॉस फंक्शन जो डिफाइन किया था वो है। और मॉडल जो है वो ब्लू लाइन है जो लगभग उसी के ऊपर से जा रही है। और ये जो पॉइंट्स है, मतलब ये जो डॉट देख रहे हैं, ये एक्चुअल पॉइंट्स हैं। ये डॉट जो है आपका एक्चुअल डाटा पॉइंट्स है। ये एक्चुअल डाटा पॉइंट जो है ब्लू से बता रहा है, डाटा पॉइंट जो प्लॉट किए है उसने। और ये ऑरेंज लाइन मतलब उसने क्या किया है, कॉस में जो है कॉस ऑफ 3/2 पाई इंटू एक्स जो है, एक्स वेरी करके जो है सिंपल कॉस को प्लॉट किया, तो ऑरेंज लाइन आएंगी। और हमने जो मॉडल बनाया है ब्लू लाइन, वो भी लगभग जो है ऑरेंज लाइन से मैच हो रही है। और देखिए ये जो है आप देख रहे हैं कि ये हमारे जो थोड़ी एरर के साथ ये डॉट को भी प्रेडिक्ट कर रही है, मतलब ये सारे डॉट्स को भी बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर रहा है। ये जो हमने ब्लू लाइन बनाई, थोड़ी एरर तो हमेशा रहेगी, पर थोड़ी एरर के साथ जो इसको बोलते हैं अच्छा जनरलाइज हो रहा है, ये जो डॉट्स को है अच्छा जनरलाइज कर रही है ब्लू लाइन। तो ये हमारा परफेक्ट मॉडल है। तो ये क्या है, डिग्री 4 है, डिग्री 4 का कर्व है, 4 डिग्री की। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा नोट कर लीजिए और देखिए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री 1 मतलब जो है आपकी स्ट्रेट लाइन है, डिग्री 4 की कर्व जो है एग्जैक्ट फिट है। अब हमने क्या किया है, जो डिग्रीज है उसको नंबर ऑफ डिग्रीज को 15 कर दिया है, बहुत ज्यादा डिग्रीज कर दिया। तो आपके जो ब्लू है ये मॉडल है, और ये जो ऑरेंज है वो ट्रू फंक्शन है। ऑरेंज मतलब जो फंक्शन प्लॉट किया हमने वो है, और ये जो ब्लू लाइन जो बहुत ऊपर नीचे जा रही है, जिगजैग हो रही है, मॉडल बनाया है। और ये डॉट जो है ये एक्चुअल पॉइंट्स हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमने जिगजैग फंक्शन बनाया है, कहीं से कहीं तक जो है ट्रू फंक्शन को भी मॉडल नहीं कर रहा है, और जो है हमारे डॉट्स है उनको भी जनरलाइज नहीं कर रहा है। तो इस तरह का जो फंक्शन हो जाता है जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएंस होता है, बहुत ज्यादा वेरिएंस जिसमें होता है, वेरिएंस बहुत ज्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं ओवरफिट। तो ये ओवरफिट है, राइट वाली लाइन ओवरफिट है, बीच वाला प्लॉट जो है वो एग्जैक्ट परफेक्ट फिट है, परफेक्ट मॉडल है, और जो लेफ्ट वाला लाइन है वो अंडरफिट है, इसमें बायस ज्यादा होता है। अंडरफिट जो लेफ्ट वाला है इसमें बायस ज्यादा होता है, जो अंडरफिट है उसमें बायस ज्यादा होता है, वेरिएंस कम होता है। तो बायस और वेरिएंस ट्रेड ऑफ, और बायस वेरिएंस अगर आप भूल गए हैं तो अपना जो लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के जो थोड़े आप अगर लेसन देखेंगे तो अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, बायस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, और बायस और वेरिएंस में किस तरह से हम ट्रेड ऑफ लेते हैं। तो ये हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपने नहीं तो आप सिर्फ जो है नेट पे ढूंढिए, लिख लीजिए अभी बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, इसमें आपको बहुत आर्टिकल मिल जाएंगे, कोई भी पढ़ लीजिए या फिर अपने वीडियो देखिए, पर इसको रिवाइज जरूर कीजिए। ये ध्यान में रखिए, जब अंडरफिट होता है तो बायस ज्यादा होता है, वेरिएंस कम होता है। जब परफेक्ट फिट होता है तो बायस भी कम होता है, वेरिएंस भी कम होता है, जैसे कि बीच वाले मॉडल में। और जब ओवरफिट होता है तब जब है बायस जो है वो बायस कम होता है, वेरिएंस ज्यादा होता है। ये ध्यान में रखिए आप। तो ये हमारे तीन तरह के फिट होते हैं।
तो हम क्या करते हैं, देखिए ये हम जो है नॉर्मली जैसे डीप लर्निंग में या किसी भी कोई भी मॉडल बना रहे हैं, तो हम अगर कुछ कर्व प्लॉट करके किसी को बताएं कि भाई हमारा मॉडल कब ओवर फिट हो रहा है, कब अंडर फिट हो रहा है, और हमने ये मॉडल की जो पर्टिकुलर एक्यूरेसी ली है वो क्यों ली है, अगर उसको विजुअली हम बताएं तो वो इस तरह की जो एक्यूरेसी है इसकी बीआईसी निकालने से अच्छा होता है। क्योंकि वो पूछेगा आपसे बिजनेस वाला कि एआईसी क्या होती है, बीआईसी क्या होती है, आप समझा पाओगे, शायद ना भी समझा पाओगे, पर अगर आपने प्लॉट करके बता दिया तो आपसे दोबारा क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा वो बिजनेस वाला, इसलिए प्लॉट करके बताना हमेशा अच्छा होता है। तो ये देखिए, ये प्लॉट जो है मिहिर आपके लिए है स्पेशली, ये कोड दिया है पूरा, ये कोड यहाँ पे दिया हुआ है, ये आयरिस डाटा सेट के साथ इसने बनाया। आयरिस डाटा सेट को लोड करके आप दूसरा कोई भी डाटा सेट ले लीजिए आयरिस को छोड़ के, आयरिस मत लीजिए, अपन ने इतने डाटा सेट आपको दिए, उनमें से कोई भी डाटा सेट उठाइए, वो ले लीजिए, और ये आपको यही कोड वापस रिपीट करना है, ठीक है। तो अब ये क्या प्लॉट कर रहा है, देखिए कोड से क्या प्लॉट कर रहा है, देखिए ये एक कोड से इसने 2 लाइनें प्लॉट की। तो क्या किया है इसने, गामा, गामा मतलब एक हाइपर पैरामीटर है सपोर्ट वेक्टर मशीन का। सपोर्ट वेक्टर मशीन जैसा कि मैंने कहा मैं कवर जरूर करूंगा और मैं बताऊंगा कि गामा क्या होता है। तो वो हाइपर पैरामीटर को उसने वेरी किया। अभी ये मान लीजिए जैसे हमारा मैक्स डेप्थ होता है, रैंडम फॉरेस्ट में मैक्स डेप्थ होता है, तो ये मैक्स डेप्थ होता है, उसको मैक्स डेप्थ को हम वेरी करते हैं तो हमारा मॉडल बदलता जाता है ना, राइट। तो ऐसे गामा जो है वो सपोर्ट वेक्टर मशीन का होता है। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन में जैसे जैसे गामा को जो है ये बढ़ाता गया, तो एक्स एक्सिस पे ना गामा बढ़ाता गया है, गामा बढ़ाता गया, ठीक है ना। वाई एक्सिस पे जो है उसने क्रॉस वैलिडेशन स्कोर को प्लॉट किया है। तो अब आप देखिए किस तरह से ये 2 कर्व बन रही है। तो जो ट्रेनिंग स्कोर है, ट्रेनिंग स्कोर मतलब ट्रेन डेटा के ऊपर जो स्कोर है, एक्यूरेसी है, ये स्कोर मान लीजिए जैसे कि अपन ने जैसे कि एक्यूरेसी लिया है, बहुत सारे होते हैं ना एक्यूरेसी मेजर, तो क्रॉस वैलिडेशन के मेजर बहुत सारे होते हैं, अभी मान लीजिए हमने एक्यूरेसी लिया है, तो ये स्कोर को एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए अभी एक्यूरेसी लिया है, एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये देखिए ऑरेंज लाइन किस तरह से वेरी हो रही है। तो ऑरेंज लाइन जो है पहले तो स्टीपली बढ़ी, उसके बाद जो है उसका स्लोप कम हो गया, और उसके बाद जो है लगभग वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होना शुरू हो गई, पर भी जो है वो थोड़ा 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 मतलब फिर भी जो है थोड़ी थोड़ी एक बढ़ता ही जा रही है, वो कम नहीं हो रही है। बढ़ मतलब ये जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है जो ऑरेंज लाइन है वो कहीं से कहीं तक कम नहीं हो रही है, मतलब एक्यूरेसी जो है थोड़ी ही सही पर बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब वही कर्व जो है आपने टेस्ट डेटा के ऊपर प्लॉट की, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर जो है प्लॉट किया। तो क्रॉस वैलिडेशन शुरू में जो है वो ऑरेंज कर्व के साथ साथ बढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद वो उसका स्लोप थोड़ा कम हो गया, और जो बीच वाला जो आप जो देख रहे हैं ना बेल का ऊपर जो टॉप देख रहे हैं टॉप, उसके बाद वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो मेरे को इसमें कोई बता सकता है कि इसमें अंडर फिट का सेक्शन कौन सा है और ओवर फिट का सेक्शन कौन सा है? कोई बताएगा? उसको मैं 100 में से 100 मार्क्स देता हूं आज के लिए। कोई बताएगा इसमें से अंडर फिट कौन सा है, ओवर फिट कौन सा है? मतलब इसके 2 सेक्शन है, मैं आपको 2 सेक्शन में डिवाइड कर देता हूं। एक तो जो ये टॉप जो है, ये ब्लू वाली कर्व का जो टॉप है, इसका लेफ्ट में ले लीजिए और एक राइट में लीजिए, 2 सेक्शन है। जो ब्लू वाली कर्व है एक तो उसका लेफ्ट कर्व और एक जो है राइट कर्व। मेरे को इसमें ये बताइए कि इसमें अंडर फिट कौन सा है और ओवर फिट कौन सा है? सर ऑरेंज वाला अंडर फिट। ऑरेंज वाली तो मैडम, ऑरेंज वाली तो आपकी ट्रेन डेटा है। ट्रेन डेटा जो है वो तो आप प्लॉट कर रहे हैं, तो आप कंपेयर ही नहीं होगा आपका। ऑरेंज वाला कर्व तो ट्रेन डेटा है, ट्रेन डेटा की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ओवरऑल में लेफ्ट मतलब जो ब्लू का जो टॉप है उसके लेफ्ट में ओवर फिट है कि राइट में ओवर फिट है, ये बताइए मॉडल। सर राइट में। नहीं मैडम गलत बोला। हाँ उद्देश्य आप बोलो। सर लेफ्ट साइड वाला जो है वो अंडर फिट है और राइट साइड वाला जो है वो ओवर फिट है। हाँ रीजन बता सकते हो? सही बोला, रीजन बता सकते हो? सर यहाँ हम देख रहे हैं ट्रेनिंग स्कोर भी कम है और क्रॉस वैलिडेशन स्कोर भी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिटिंग हमारी अच्छी नहीं आ रही है। हाँ जब हम ऑप्टिमल पॉइंट जो है पीक ब्लू वाली लाइन का, उसके हाँ बियॉन्ड जाते हैं तो ट्रेनिंग स्कोर तो बढ़ रहा है हमारा, तो ट्रेनिंग हाँ स्कोर ओवरफिट हो रहा है, बट हमारे टेस्टिंग स्कोर के क्रॉस वैलिडेशन स्कोर का जो टेस्टिंग मेट्रिक ले रहा है उसके लिए स्कोर कम होते जा रहा है, तो ये परफेक्ट ओवरफिटिंग में परफेक्ट जा रहा है। परफेक्ट, तो सही बात है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो ब्लू वाली लाइन का जो टॉप है उसके लेफ्ट में ओवर फिटिंग है, सॉरी लेफ्ट अंडर फिटिंग है। अंडर फिटिंग क्यों है? क्योंकि देखिए आपका जो है लेफ्ट में अंडर फिटिंग इसलिए है क्योंकि आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जो ऑरेंज कर्व और ये ब्लू कर्व साथ साथ बढ़ रही है ना,
तो इसमें आप देखिए एक्यूरेसी जो है 0.2 से जो एक्यूरेसी है आपकी, मतलब 20% से आपकी 80-90% तक बढ़ती जा रही है। मतलब ये पूरी कर्व जो जहां बढ़ती जा रही है, मतलब आपकी एक्यूरेसी ओवरऑल कम है। फिर क्या हुआ कि आपकी टेस्टिंग एक्यूरेसी जो है वो फिर भी बढ़ ही रही है, जो ब्लू लाइन है टेस्टिंग एक्यूरेसी बढ़ रही है, और एक पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो गई। मैक्सिमम हो गई मतलब वो ऑप्टिमल पॉइंट आ गया। उसके बाद क्या हुआ, ट्रेनिंग एक्यूरेसी तो बढ़ रही है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी बढ़ रही है मतलब ओवरफिट हो रहा है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी बढ़ रही है और टेस्टिंग एक्यूरेसी कम हो रही है। तो हम जैसे लीनियर रिग्रेशन में भी देखते थे ना कि ट्रेन एक्यूरेसी और टेस्ट एक्यूरेसी का जो स्कोर है वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए आप, जो ब्लू लाइन का जो टॉप है, ये जो टॉप है उसके राइट में देखिए, तो ये जो है ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्ट एक्यूरेसी का जो है स्कोर वाइड होता जा रहा है, डिफरेंस वाइड होता जा रहा है, क्योंकि ये जो है ट्रेनिंग वाली डिक्लाइन हो रही है ब्लू वाली, और जो है ऑरेंज वाली फिर भी बढ़ रही है, तो ये ओवरफिट है। मतलब जब ट्रेनिंग एक्यूरेसी बढ़ती है और टेस्टिंग एक्यूरेसी कम होती जाती है, तो आपका जो होता है इसको बोलते हैं ओवरफिट हो रहा है। मतलब आपका मॉडल जो है वो मेमोराइज कर रहा है, जो है आपका मॉडल सारे डाटा पॉइंट को मेमोराइज कर रहा है। तो ट्रेनिंग डाटा पे तो अच्छा फिट आएगा, पर टेस्ट डाटा के ऊपर क्या होगा, डूम डूम डूम, कुछ नहीं, खराब फिट आएगा। तो अब आप क्या इसकी मैक्सिमम एक्यूरेसी क्या लोगे आप, जो इसकी मैक्सिमम एक्यूरेसी जो टॉप है इस पे ले लोगे आप, जो इसका जो पॉइंट है, जैसे गामा जो है ये 10⁻⁻⁴ और 10⁻³ के बीच में है, ये आपका गामा का ऑप्टिमम वैल्यू हो गया, और जो एक्यूरेसी का जो ऑप्टिमम वैल्यू है ये 0.9 के आसपास कुछ आएगा। इसके बाद अगर आप जैसे गामा आप बढ़ाते जा रहे हो, गामा मतलब हाइपर पैरामीटर है इसका, अगर जैसे मैक्स डेप्थ लेना है, अगर आप मैक्स डेप्थ है तो रैंडम फॉरेस्ट में अगर आप मैक्स डेप्थ बढ़ाते जा रहे हो तो अभी ओवर फिटिंग हो, तो आप यहाँ जहां पे ये ब्लू बेल कर्व का जो टॉप है जो आएगा उसको वहां पे आप रोक दो, उससे ज्यादा आप गामा की मतलब हाइपर पैरामीटर की जो है वो आप नहीं बढ़ाओगे। तो ये एक चीज हो गई, ठीक है। तो मिहिर, मैं ये चाहता हूं कि आप ये जो प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम रीड्स के लिए लिया है, मतलब इसका लीनियर रिग्रेशन के लिए लिया है, यहाँ पे आप कोई भी एस्टिमेटर ले सकते हो, मतलब यहाँ पे आप रैंडम फॉरेस्ट भी ले सकते हो, एक्सबूस्ट भी ले सकते हो। ये अल्फा जो है उसका एक पैरामीटर है जो वेरी कर रहा है, रीड्स का एक पैरामीटर है अल्फा। अगर आप रीड्स भूल गए तो मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि पीछे जाके आप या तो रीड्स वेब से पढ़िए या फिर अपने वीडियो देखिए और देखिए ये अल्फा क्या होता है और रीड्स क्या होता है। भूल गए अगर आपको, तो ये ना हम कर चुके हैं रीड्स और लासो, आपको ध्यान होगा कई बार कर चुके हैं, L1 रेगुलराइजेशन और L2 रेगुलराइजेशन। तो रीड्स को हम बोलते हैं L2 रेगुलराइजेशन। तो L2 रेगुलराइजेशन लिया है यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन का, और अल्फा जो है वेरी कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूं, मैं आप नोट कर लो मिहिर, कि मैं रीड्स की बजाय मैं ये चाहता हूं कि आप रैंडम फॉरेस्ट से इसको करके दिखाओ। रीड्स की बजाय आप रैंडम फॉरेस्ट लो, और ये अल्फा की बजाय जो है रैंडम फॉरेस्ट का कोई हाइपर पैरामीटर लो, जैसे मैक्स डेप्थ है या कोई भी एक रैंडम फॉरेस्ट का हाइपर पैरामीटर ले लो, मैक्स डेप्थ ले लो आपको चाहिए तो, वो एक बहुत अच्छा ऑब्वियस पैरामीटर है, और यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट ले लो। ठीक है ना री, आया समझ में आपके? यस सर। ये वैलिडेशन कर्व बनाओ और यही कर्व जो है आप बना के दिखाओ रैंडम फॉरेस्ट। सेम कर्व चाहिए अपने को। तो नीचे गामा की जगह जो है मैक्स डेप्थ आ जाएगा, और ये स्कोर जो है स्कोर का वही रहेगा, और जो है इसको आप रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन से करो, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन से करके दिखाओ। रैंडम फॉरेस्ट दोनों हो सकता है ना, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। यस सर। तो आप रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन से करके दिखाओ मेरे को। रैंडम फॉरेस्ट आपका बहुत काम की चीज है, और ये गामा क्या होता है और ये एसवीएम क्या होता है मैं आपको जरूर करवाऊंगा, पर एक महीने बाद करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो ये एक असाइनमेंट हो गया मेरे के लिए, और दूसरा असाइनमेंट ये है कि हम इस तरह की कर्व प्लॉट करते हैं। देखिए, तो इस तरह की कर्व प्लॉट, ये तो हम क्या कर रहे थे कि एक हाइपर पैरामीटर को वेरी कर रहे थे। गामा एक हाइपर पैरामीटर है ना एसवीएम का, तो उसको हम बढ़ाते जा रहे थे। तो एक हाइपर पैरामीटर वेरी करके जो है हम देख रहे थे कि ट्रेनिंग और जो टेस्टिंग का एक्यूरेसी किस तरह से वेरी होता है, ये देख रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल बढ़ाते जाएंगे, मतलब जो हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैं वो बढ़ाते जाएंगे। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बढ़ाते जाएंगे मतलब पहले 200 रिकॉर्ड से बना के देखेंगे। हमारा डाटा सेट में भले ही हमारे पास 2000 है, पहले हम 200 रिकॉर्ड से बना के देखेंगे, फिर 400 रिकॉर्ड से बना के देखेंगे मॉडल, फिर 600 रिकॉर्ड से बना के देखेंगे, फिर 800, 1000,
1200, 1400, ऐसे नंबर ऑफ सैंपल जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड है हमारे बढ़ाते जाएंगे डाटा सेट में, और देखेंगे कि ट्रेनिंग स्कोर और क्रॉस वैलिडेशन स्कोर में क्या फर्क पड़ता है। तो भी यहाँ देखिए, ये नेव बायस है, मैंने कवर नहीं किया है, पर ये नेव बायस की जगह आप कोई भी एल्गोरिदम ले सकते हैं, रैंडम फॉरेस्ट भी ले सकते हैं, और लीनियर रिग्रेशन भी ले सकते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे को ये फर्स्ट वाला जो बनाया है इसको देख के कोई बता सकता है कि जो है जैसे जैसे हम ट्रेनिंग सैंपल बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे एक्यूरेसी का क्या हो रहा है? कोई बता सकता है मेरे को ये कर्व देख के? ये कर्व आपके सामने है, देखिए ट्रेनिंग कर्व भी आपके सामने है लाल वाली, और ये ग्रीन वाली जो है क्रॉस वैलिडेशन कर्व भी आपके सामने है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड बढ़ाता जा रहा हूं, और हर बार रिकॉर्ड बढ़ा के एक एक मॉडल बनाता जाता हूं और स्कोर कैलकुलेट करता जाता हूं, स्कोर को मैं वो प्लॉट करता हूं, हर मॉडल के लिए जो प्लॉट करते जाता हूं, है ना? तो मेरे को बता सकता है कर्व का इंटरप्रिटेशन क्या है कि मतलब जो है मैं जैसे जैसे ट्रेनिंग मॉडल बढ़ाता जा रहा हूँ, स्कोर मतलब स्कोर को अभी के लिए आप मान लीजिए एक्यूरेसी है, तो जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग मॉडल बढ़ाता जा रहा हूँ एक्यूरेसी का क्या हो रहा है? कोई बता सकता है? सर आगे जाके दोनों पॉइंट नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ट्रेनिंग सैंपल बढ़ाने का सर accuracy पे ओवरफिटिंग क्या कम हो रही है फर्क पड़ता ट्रेनिंग है? सैंपल बढ़ाने से। ट्रेनिंग सैंपल बढ़ाने से क्या हो रहा है? ये ओवरफिटिंग कम हो रही है क्योंकि ट्रेनिंग हाँ? सैंपल पे पहले ये स्कोर 9.95 की रेंज में था, और जब हाँ, सैंपल बढ़ेगा तो ये ट्रेनिंग और क्रॉस वैलिडेशन को इक्वेट कर देगा, तो वहां जाके वो ओवरफिटिंग अंडर फिटिंग के जितने भी फैक्टर्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, एक तो एक बराबर पैरामीटर हुआ। और मेरे को बताइए कि मतलब अगर मैं नंबर ऑफ जो पैरामीटर जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो 1400 के बाद 1600, 1800, 2000 करूं तो इसका कोई फायदा होगा मुझे? बहुत ज्यादा अभी फर्क मैंने नहीं पड़ेगा। 1400 तक लिया है, अब मैं 1600 लेता हूँ फिर स्कोर निकालता हूँ, फिर 1800 लेता हूँ फिर स्कोर निकालता हूँ, फिर 2000 asymptotic लेता हो हूँ फिर जाएगा, स्कोर निकालता हूँ, तो अब मेरे को कुछ फायदा होगा इसका? नहीं होगा, asymptotic हो जाएगा। हाँ, नहीं होगा ना, जन साहब फायदा बराबर है। तो यहाँ पे देखिए आप, मतलब ये जो है आपका जो ग्रीन कर्व और रेड कर्व जो है पैरेलल होती जा रही है एक दूसरे के पैरेलल हो गई है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई है। मतलब मैं जैसे जैसे ट्रेनिंग सैंपल और बढ़ाता जाऊं तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा, इसका एक्यूरेसी मेरा उतना ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है कर्व फ्लैटन आउट हो गई। तो ये नेव बायस के लिए। पर सेम चीज अगर मैं सपोर्ट वेक्टर मशीन के लिए देखता हूँ, सपोर्ट वेक्टर मशीन के लिए जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग सैंपल बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो है क्रॉस वैलिडेशन स्कोर बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना? तो ये दोनों कर्व जो है, एक नेव बायस के लिए सेम कर्व है और दूसरी जो कर्व है वो सपोर्ट वेक्टर मशीन के लिए। तो ये मतलब लगभग दोनों मेरा ख्याल है एक ही तरह का बिहेवियर दिखा रही है कि 1400 के बाद अगर मैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड बढ़ाऊं तो मेरे को फिर मेरे जो स्कोर है उसके ऊपर कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मेरा ख्याल है जो है एसवीएम भी वही चीज दिखा रहा है कि अगर मैं 1400 के बाद बढ़ाऊं तो जो है मेरे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पे कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना? तो जैसे जैसे हम ट्रेनिंग के सैंपल बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे उसके कि ये तो इस तरह की कर्व हम प्लॉट करते हैं, तो ये इसके इंटरप्रिटेशन हो गए। और ये दूसरा हो गया कि जो है ट्रेनिंग जो है आपका फिट टाइम्स जो है ये मेरा ख्याल है टाइमिंग निकाल रहा है, ये नंबर ऑफ सैंपल बढ़ाने में टाइम कितना लगा, ये जो है दोनों के नेव बायस और एसवीएम के, कि जब 1400 के लिए जब 1400 रिकॉर्ड लेता है तो इसको टाइम होने में कितने सेकंड लगते हैं। तो देखिए ये एसवीएम में तो टाइम बढ़ता जा रहा है, बहुत बहुत स्टीपली बढ़ रहा है, पर जो टाइम है इसका तुम्हारा इसका जो टाइम है नेव बायस का वो उतना स्टीपली नहीं बढ़ रहा है। तो इसीलिए जो सपोर्ट वेक्टर मशीन होता है जब बहुत ज्यादा रिकॉर्ड होते हैं तो सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज लेता है। और दूसरा मतलब जैसे जैसे टाइम के साथ जो है उसने स्कोर प्लॉट किया है, तो जैसे जैसे आपका फिटिंग का टाइम मतलब मॉडल फिट होने का टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्कोर जो है बढ़ता जा रहा है, दोनों ही केस में बढ़ रहा है। देखिए तो मेरा ये असाइनमेंट है आपको मिहिर, ये जो कर्व्स हैं यस सर, ये कर्व जो है आपको यहाँ इसका कोड मिल जाएगा सेकंड वाले इसमें, यस सर, ये दोनों का कोड मिल जाएगा आपको। यस सर, मतलब ये सारी की सारी जो कर्व्स हैं
उसका Yes, आपको sir. ये सेकंड वाले में कोड मिल जाएगा, दिया हुआ है। Yes, sir. तो आप डाटा सेट चेंज करिए, डाटा सेट चेंज Yes, sir. करिए, और जैसा मैंने आपको बोला वैसे सारी कल प्लॉट कीजिए, नीचे वाली 6 प्लॉट कीजिए, और जो है आप ये जो है ऊपर वाली प्लॉट कीजिए। तो आपको ये जो 2 लिंक है, ये 2 लिंक Yes, मैंने sir. आपको दिए, ये 2 लिंक मिला के आपको दूसरा कोड के लिए कहीं देखना नहीं पड़ेगा इसके अलावा। Yes, sir. और आप डाटा सेट चेंज करिए, और जो है इसको डाटा सेट भी चेंज करिए, और आप एसवीएम नहीं लेंगे, एसवीएम को तो मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, आप एसवीएम की जगह रैंडम फॉरेस्ट ले लीजिए। Yeah. और रैंडम फॉरेस्ट का कोई भी हाइपर पैरामीटर ले लीजिए, जैसे मैक्स डेप्थ है वो ले लीजिए। तो Yes, वो sir. वेरी करके सबसे पहले ये बनाइए, और फिर जो है नंबर ऑफ सैंपल वेरी करके आप ये जो नेव बायस है उसकी जगह आप रैंडम फॉरेस्ट ही ले लीजिए, 2 बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेव बायस की जगह आप रैंडम फॉरेस्ट ले लीजिए। रैंडम फॉरेस्ट के लिए जो लेफ्ट हैंड की 3 कर्व्स आएंगे, ट्रेनिंग एग्जांपल वर्सेस स्कोर, फिर ट्रेनिंग एग्जांपल वर्सेस फिट टाइम्स, और फिर फिट टाइम्स वर्सेस स्कोर, ये 3 जो है आप प्लॉट करके लाइए रैंडम फॉरेस्ट के लिए। Yes, sir. तो ये आपका असाइनमेंट है। और आप अगर प्लॉट करके इस तरह के जो प्लॉट हम बनाते हैं ना, तो इस तरह के प्लॉट जो हम इस तरह का प्लॉट जो हमने बनाया है, ये जो इस तरह के प्लॉट ये हमारे डीप लर्निंग वगैरह में हम काफी यूज करते हैं इस तरह के प्लॉट जो है। तो ये देखिए, ये भी कोड थोड़ा देख लीजिएगा कि एसवीसी की जगह आप ये रैंडम फॉरेस्ट रख सकते हैं, और ये लर्निंग कर्व को आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको ये 2 अरे मिल जाएंगे। ये 2 अरे मिल गए आपको, ट्रेन स्कोर और वैलिडेशन स्कोर। फिर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये जैसे अरे मिल गया तो इनको प्लॉट कैसे करना, ये थोड़ा आपको R&D करना पड़ेगा। इसको आप C1 से प्लॉट करेंगे, दोनों को प्लॉट करना इजी है, दोनों कर्व्स जाएंगे, तो आप थोड़ा फिगर आउट करेंगे कि इनको प्लॉट कैसे करना। इसने दिया नहीं है, तो यही आपका असाइनमेंट है। Yes. ये 2 आपके पास मिलेंगे तो आपको इनको प्लॉट कैसे करना, तो इतना आप वेब सर्च करके फिगर आउट कर सकते हैं। और फिर ये देखिए जो प्लॉटिंग लर्निंग कर्व अगर आपको चाहिए तो ये प्लॉटिंग लर्निंग कर्व जो है इसका कोड इसने यहाँ पे दिया हुआ है, जो सेकंड वाला लिंक है ना उसमें ये देखिए ये दिया हुआ है पूरा कोड उसका प्लॉटिंग करने का। ये पूरा कोड दिया हुआ है उसने प्लॉट करने का, ये पूरा कोड दिया है प्लॉट करने का। ये देखिए प्लॉट करने का पूरा कोड दिया है कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। तो इसने नेव बायस यूज किया है, आप यहाँ पे जो है रैंडम फॉरेस्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए सब प्लॉट वगैरह सब दिया है। तो इसने 3x2 दिया है क्योंकि 3 एक कॉलम में दिए हैं, तो आप यहाँ 3x1 कर दीजिए, 3x1 कर दीजिए, 3,1 कर दीजिए, मतलब 3 रो 1 कॉलम। यहाँ 2 कॉलम है ना क्योंकि उसने 2 लिए हैं, नेव बायस और एसवीएम, तो आपका एक ही है रैंडम फॉरेस्ट, तो आप 3,1 कर दीजिए यहाँ, तो आपके एक कॉलम में 3 बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप जो है दोनों को यूज करिए, और इस तरह की कर्व जो है वो आप अपन ने जो डाटा सेट कोई भी डाटा सेट दिया है जो अपन ने अभी तक दिया है वो, या आपकी जो मर्जी है, आपको जो डाटा सेट पसंद है कागज से उठाइए, और जो है इस तरह की कर्व जो है आप प्लॉट करके लाइए। ये नेक्स्ट सैटरडे तक का टाइम है आपके पास, तो ये आप दोनों का जो है असाइनमेंट है, और ये उद्देश्य और आपका प्रेजेंटेशन होगा सैटरडे को, बस इतना ही एजेंडा है। और आप जो है हमारा क्लासिकल मशीन लर्निंग खत्म हो गया है, और मैंने आपको जो बताया सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग और डाटा स्ट्रक्चर करवाने के बाद देन विल कम बैक टू सपोर्ट वेक्टर मशीन एंड देन विल गो टू डीप लर्निंग, ठीक है। चलो तो दैट्स इट। अगर आपका डिनर नहीं हुआ तो वेरी सॉरी, आपको डिनर लेट करवाने के लिए, मैं तो खा के बैठा हूँ। तो आप जो है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना, ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ मेरा आपसे, तो इसको आप सारी लिंक्स देख लीजिएगा। और आप मेरी क्यों जो मतलब बाकी जो लर्नर है वो भी ये सारे लिंक्स के थ्रू जा सकते हो। मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट मैंने आपके लिए रिसोर्स यहाँ पे शेयर किया है। ये मॉडल इवेल्युएशन जो होता है इसमें एक पूरी किताब आती है, ये एक ही किताब आती है उस पर ढंग की, तो ये किताब मैंने इसी में जो है पेस्ट कर दी है। इसको आप डबल क्लिक करिए, खुल जाएगा, ठीक है। इसको आप देखिए, इसको आप कैसे खोलेंगे, ये देखिए डबल क्लिक करिए, खुल गई। ये देखिए मॉडल है, ये किताब जो है, तो आप शुरू में देखिए। अभी के लिए तो आपके इतने ही पैरामीटर काफी है, इतना भी करना है तो बहुत है, पर आप जैसे एडवांस जाएंगे कभी थोड़ा हो गया तो आपको देखिए इस पे बहुत ही जबरदस्त किताब है ये मॉडल इवेल्युएशन के ऊपर पूरी किताब ही है, ठीक है ना। तो ये किताब मैंने आपको दे दी है, तो आपके पास सारे रिसोर्सेस है मॉडल इवेल्युएशन के लिए। और फीचर इंजीनियरिंग और फीचर सिलेक्शन पे भी अपन ने काफी मसाला
जो है 3-4 तो क्लासेस कर ली हैं और उसके ऊपर काफी मसाला अपन ने डिस्कस किया है। तो मतलब नाउ यू आर वेल इक्विप्ड टू डू ऑल क्लासिकल मशीन लर्निंग मॉडल। और मैंने अगर 1-2 मॉडल नहीं भी पढ़ा है तो अब आप इतने समर्थ हैं कि जो है आप खुद से मॉडल पढ़ें और उसको खुद से कर पाए, क्योंकि सबका कोड तो एक ही जैसा होता है सारे मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन। थोड़ी थ्योरी जो है 1-2 आर्टिकल से पढ़ ली तो आप कोई भी मॉडल कर सकते हैं। तो इतने समर्थ हो चुके हैं आप मेरे ख्याल से कि मैंने अगर नहीं भी पढ़ाया तो आपको मतलब ये बोलने की जरूरत नहीं है सर ने नहीं पढ़ाया तो ये मॉडल कैसे करें। वो मॉडल का नाम लो, गूगल में डालो, सर्च करो, उसकी थ्योरी आपको मिल जाएगी। कोड सबका एक जैसा होता है, वही फिट ट्रांसफॉर्म करना है, उसका इंस्टेंस बनाना है, फिट ट्रांसफॉर्म करना है, वही प्रेडिक्ट करना है। सबका कोड एक ही जैसा है, कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे पहले उसको गूगल करो, समझो उसकी थ्योरी क्या है, देखो उसके हाइपर पैरामीटर क्या है और उसके हाइपर पैरामीटर को जो वेरी करने का क्या इफेक्ट होता है और कौन इस मॉडल को कब यूज करते हैं और कब यूज नहीं करते हैं। ये सब चीज अगर आप पढ़ लोगे तो आप कोई भी मॉडल कर सकते हो आप क्लासिकल मशीन लर्निंग का। इतने समर्थ आप हो गए हो। मैंने आपकी 55 क्लासेस ली हैं अभी तक जो है पाइथन और क्लासिकल मशीन लर्निंग पे। 55 क्लासेस आपकी 2 सेमेस्टर मिला के भी 3 सेमेस्टर मिला के भी नहीं कोई लेगा आपकी क्लासेस, इतनी क्लासेस नहीं होती है। तो इतना जब आप मशीन लर्निंग सीख चुके हैं तो मेरा ख्याल है आप दूसरा कोई भी मॉडल हो उसकी थ्योरी पढ़ के करने में समर्थ हैं। आपको इतना करते आना चाहिए। ठीक है, गुड लक विथ क्लासिकल मशीन लर्निंग। और मैं कोशिश करूंगा कि क्लासिकल मशीन लर्निंग जो अपना पढ़ाव आ गया है उसका मैं आपको सर्टिफिकेट पहले दिलवा दूं क्लासिकल मशीन लर्निंग का, और उसके बाद फिर डीप लर्निंग का मैं हो सकता है डीप लर्निंग का अपन अलग से सर्टिफिकेट करेंगे। तो मैं अभी शुक्ला सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लासिकल मशीन लर्निंग कर दिया है, बच्चों ने काफी मेहनत की है और काफी असाइनमेंट किए हैं, काफी मेहनत की है, तो उनको क्लासिकल मशीन लर्निंग तक का कॉलेज की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाए। ये मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा और आई विल कीप यू अपडेटेड कि क्या होता है। ठीक है, शुक्ला सर से मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। मैं अभी और जो है अब मंडे है कल, तो थोड़ा 3-4 बजे उनसे वो जब दोपहर को फ्री होते हैं तब मैं थोड़ा एक बार और कल बात करूंगा शुक्ला सर से। ठीक है, गुड लक एंड गुड नाइट। ठीक है, अभी किसी कोई चैलेंज है इसमें? सर कोई चैलेंज है अभी? सर मैं पूछ रहा था सैटरडे को हाँ जो प्रेजेंटेशन देना है हाँ, उसमें मतलब सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन बनाना है ना कोड का? पीपीटी बनाओ यार। सर मतलब आपने ऑलरेडी समझा दिया है ना हाँ तो प्लॉट्स का। पीपीटी बनाओ यार। तो तुम जो तुम्हारे डेमोन्स्ट्रेशन की बनाओ ना, ये कर तो तुम्हारी अलग से बनेगी ना। हाँ सर। तो तुम्हारी करके तो पीपीटी बनाओगे। हाँ ठीक है। तुम्हारा स्पेसिफिक तो तुम बनाओ थोड़ा सा। ठीक है सर। और कोई भी डाटा साइंस जो है वो प्रेजेंटेशन के बिना पूरा नहीं होता है भैया। हाँ सर। डाटा साइंस जो है उसमें प्रेजेंटेशन बहुत टॉप चीज होती है।